प्रिंसिपल को लग रहा था कि कार्तिक यहाँ पर अपना पर्सनल एडवांटेज उठाने आया है और उसे स्पॉन्सरशिप का नाम दे रहा है। इसीलिए वो कार्तिक से इतने सवाल कर रहे थे, पर प्रिंसिपल जो भी सोच रहे थे वो गलत था, क्योंकि कार्तिक यहाँ पर कोई भी कमर्शियल एडवर्टीजमेंट नहीं करने वाला था। वो जो पैसे दे रहा था वो अनकंडीशनल थे। कार्तिक सिर्फ अपनी जेब से स्पॉन्सरशिप के पैसे ही नहीं दे रहा था, बल्कि अपनी कंपनी के बेस्ट सिंगर्स को यहाँ गाने के लिए भी इन्वाइट कर रहा था। प्रिंसिपल अपनी बातें कहे जा रहा था और कार्तिक ध्यान से उसकी बातें सुने जा रहा था। फाइनली उसने अपने पास रखे हुए चाय के कप से एक सिप चाय की ली और उसके बाद थोड़ा रिलैक्स होते हुए चेहरे पर हल्की मुस्कान लेकर प्रिंसिपल से बोला, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बिना किसी कंडीशन के स्कूल को पैसे देना चाहता हूँ। ना ही तो मुझे कोई कमर्शियल एडवर्टीजमेंट करना है और ना ही स्कूल को कोई कंडीशन देनी है। मैं पूरी तरह से प्योर स्पॉन्सरशिप देना चाहता हूँ, ना कि कोई बिजनेस। कार्तिक की ये बात सुनकर फाइनली प्रिंसिपल ने एक सुकून की सांस ली, क्योंकि जब कार्तिक यहाँ आया था तो उसने प्रिंसिपल से कहा कि वो स्कूल को 10 मिलियन रुपीस की स्पॉन्सरशिप करना चाहता है। और ये बात सुनकर प्रिंसिपल काफी ज्यादा घबरा गया। उसके हाथ कांपने लगे, यहाँ तक कि चाय का कप भी उससे ठीक से नहीं पकड़ा जा रहा था। हालांकि प्रिंसिपल का दिमाग अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसके दिमाग में अभी भी एक के बाद एक ख्याल आ रहे थे। उसने अपने मन में सोचा कि कोई आदमी चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो, वो बिना किसी कारण के उनके इस पुराने से स्कूल को 10 मिलियन रुपीस क्यों स्पॉन्सरशिप के तौर पर देगा। प्रिंसिपल खुद को रोक नहीं पाया और उसने कार्तिक से पूछ ही लिया, मिस्टर मित्तल, आप सीरियस तो है ना? कहीं आप मुझसे कोई मजाक तो नहीं कर रहे? प्रिंसिपल की बात सुनकर उसे अभी भी विश्वास न करते हुए देखकर कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बेफिक्र रहिए, मैं पैसे अपने साथ लेकर आया हूँ। अगर आप एग्री करते हैं तो मैं अभी पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। जैसे ही प्रिंसिपल ने कार्तिक की ये बात सुनी तो वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। इस बार एक्साइटमेंट में ही सही, पर उसके हाथ एक बार फिर से कांपने लगे थे। छोटी स्कूल का प्रिंसिपल होने की वजह से उसने आज तक इतने पैसे एक साथ कभी नहीं देखे थे और 10 मिलियन रुपीस बहुत बड़ी बात होती थी। प्रिंसिपल ने कार्तिक का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, अगर आप सच में ये सब करना चाहते हैं तो मैं आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, पर मैं अभी भी जानना चाहता हूँ कि आप हमारी ही स्कूल को इतने पैसे क्यों देना चाहते हैं। ये सवाल सुनकर कार्तिक ने बहुत ही कैजुअल तरीके से कहा, मेरी बहन आपके स्कूल में पढ़ती है और जल्दी ही वो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देने वाली है। जैसे ही प्रिंसिपल ने ये बात सुनी तो वो काफी हैरान हुआ, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि इतने बड़े और अमीर आदमी की बहन उसके स्कूल में पढ़ती होगी। प्रिंसिपल ने हैरान होते हुए कहा, अच्छा तो ऐसी बात है, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि आपकी बहन हमारे ही स्कूल में पढ़ रही है। वैसे हमारे लिए काफी गर्व की बात है। वैसे मैं क्या जान सकता हूँ कि आपकी बहन कौन सी क्लास में पढ़ रही है? ये सवाल सुनकर कार्तिक ने सिंपल जवाब देते हुए कहा, ग्रेड 12 और उसका नाम तानिया पलक है। कार्तिक ने तानिया मित्तल की बजाय तानिया पलक इसलिए कहा क्योंकि अभी तक स्कूल के सभी डॉक्यूमेंट्स में और बाकी जगह भी तानिया का सरनेम बदला नहीं था और लोग उसे अभी तक तानिया पलक के नाम से जानते थे। यही बात सुनकर प्रिंसिपल थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि कार्तिक का सरनेम मित्तल था और तानिया का सरनेम पलक था। उसे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी। उसे लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। हालांकि जल्दी ही प्रिंसिपल ने खुद ही सॉल्यूशन निकाल लिया और सोचा कि जरूर ये दोनों चचेरे भाई बहन होंगे। प्रिंसिपल ने कार्तिक से इसके बारे में ज्यादा पूछना सही नहीं समझा, क्योंकि वो जानते थे कि बड़े बड़े परिवारों में ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो छोटे लोग ज्यादा नहीं जाने तो ही ठीक रहता है। जल्दी ही प्रिंसिपल ने तानिया की भर भर कर तारीफ करना शुरू कर दी, जबकि सच तो ये था कि हजारों बच्चों में प्रिंसिपल को पता भी नहीं था कि तानिया पलक कौन है और वो इंटेलिजेंट है या नहीं। प्रिंसिपल को इस वक्त 10 मिलियन रुपीस से भरा हुआ बैग दिख रहा था और यही प्रिंसिपल के लिए काफी था। उसे हर हाल में कार्तिक को खुश करना था। कार्तिक आज तक बहुत सारे लोगों से मिल चुका था, इसलिए वो जानता था कि प्रिंसिपल भी जानबूझकर इसी तरह की बातें कर रहा है। उसने तुरंत प्रिंसिपल को मना करते हुए कहा, प्रिंसिपल आपको इस तरह की मीठी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये सब कुछ अपनी बहन के लिए कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब वो स्कूल छोड़कर जाए तो उसके पास अच्छी यादें हों, वो हमेशा खुश रहे। कार्तिक की बात सुनकर प्रिंसिपल ने खुश होते हुए कार्तिक को पैसे ट्रांसफर करने की परमिशन दे दी और जल्दी ही कार्तिक के बगल में खड़ी मैगी ने प्रिंसिपल के सेक्रेटरी के साथ जाकर पैसे ट्रांसफर कर दिए। प्रिंसिपल ने खुश होते हुए कहा, मिस्टर कार्तिक मित्तल, आपने बिना किसी कंडीशन के हमारे स्कूल को इतने पैसे दिए। मुझे लगता है कि आपका शुक्रिया अदा करने के लिए मुझे मीडिया में ये बात बता देनी चाहिए और प्रमोट कर देना चाहिए। आपको कैसा लगेगा? कुछ देर पहले तक प्रिंसिपल किसी भी तरह का कमर्शियल एडवांटेज देने से मना कर रहा था, पर कार्तिक उनकी स्कूल का पहला ऐसा स्पॉन्सर था जिसने इतनी बड़ी रकम एक साथ दी थी और प्रिंसिपल जानता था कि इतना बड़ी अमाउंट लेने के बाद उसे किसी ना किसी तरह कार्तिक को रिटर्न में कुछ तो देना ही चाहिए। और यही सोचकर उसने मीडिया को बुलाने और प्रमोट करने की बात कही थी। हालांकि कार्तिक ने उसे साफ मना कर दिया और कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कार्तिक के प्रमोशन को मना करने वाली बात सुनकर प्रिंसिपल ने भी ज्यादा दबाव नहीं डाला। तभी कार्तिक ने कुछ सोचते हुए कहा, वैसे अभी भी एक बात है जो मैंने अभी तक आपको बताई नहीं है। जैसे ही प्रिंसिपल ने यह बात सुनी तो उसकी घबराहट एक बार फिर से बढ़ गई, क्योंकि प्रिंसिपल ने पहले ही पैसे ले लिए थे और अब उसे पता नहीं था कि कार्तिक कौन सी बात कहने जा रहा है। कहीं वो कोई कंडीशन तो नहीं रख देगा, और अगर वो कंडीशन बड़ी हुई तो प्रिंसिपल क्या करेगा? प्रिंसिपल ने थोड़ा हैरान होते हुए पूछा, आपको और क्या बताना है? कार्तिक ने नॉर्मल टोन में कहा, मैंने सुना है कि इस कॉलेज का ट्रेडिशन है कि यहाँ सेलिब्रिटीज आते हैं और जो बच्चे स्कूल एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं उन्हें मोटिवेट करते हैं। कार्तिक की बात सुनकर प्रिंसिपल ने हाँ भरते हुए कहा, हाँ सच में ऐसा होता है और ये काफी सालों से हो रहा है। हालांकि हम लोग बच्चों से ये नहीं कहते कि वो सेलिब्रिटीज के पीछे जाए। सेलिब्रिटी के यहाँ आने से बच्चों में उत्साह रहता है, इसीलिए हम उन्हें यहाँ बुलाते हैं। प्रिंसिपल की बात सुनकर कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। असल में मैं भी कुछ सेलिब्रिटीज को यहाँ हायर करना चाहता हूँ, पर मुझे नहीं पता कि ये पॉसिबल हो पाएगा या नहीं। कार्तिक की बात सुनकर प्रिंसिपल ने सुकून की सांस ली, क्योंकि उसे तो लगा था कि न जाने कार्तिक अब कौन सी कंडीशन रख देगा। प्रिंसिपल ने बहुत ही खुश होते हुए कहा, बिल्कुल ये पॉसिबल है। आप जिस सेलिब्रिटी को यहाँ बुलाना चाहें बुला सकते हैं, हम उनका पूरा स्वागत करेंगे, आपको बिल्कुल निराशा नहीं होगी। प्रिंसिपल की बात सुनकर कार्तिक ने खुश होते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है,
ठीक है, फिर हम लोग इस प्रक्रिया को आगे डिस्कस करने के लिए किसी दिन मिलते हैं। प्रिंसिपल ने बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ कहा, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप जब चाहें तब हम मिल सकते हैं। वैसे क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप कितने लोगों को इनवाइट करने वाले हैं और वो हैं कौन? प्रिंसिपल के सवाल पर कार्तिक ने उनसे कहा, ज्यादा नहीं बस, और जल्दी ही अपने अपकमिंग सिंगर्स का नाम बता दिया। जैसे जैसे प्रिंसिपल इन सेलिब्रिटीज का नाम सुनते जा रहा था वैसे वैसे वो हैरान होते जा रहा था, उसकी हार्ट बीट बढ़ती जा रही थी और वो नर्वस हो रहा था। प्रिंसिपल सोचने पर मजबूर हो गया था कि ये कोई स्कूल की फेयरवेल पार्टी है या फिर कोई बड़ा कॉन्सर्ट जहां इतने सारे बड़े सेलिब्रिटी आ रहे हैं। प्रिंसिपल के स्कूल के सीनियर बच्चे जिन सेलिब्रिटीज को यहाँ बुला रहे थे वो काफी ऑर्डिनरी थे। उनमें से ज्यादातर लोग तो वो थे जो अभी तक ठीक से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में डेब्यू नहीं कर पाए थे और जिन्हें थर्ड स्ट्रिंग सेलिब्रिटी के नाम से ज्यादा अच्छे से डिफाइन किया जा सकता था। हालांकि इस तरह के स्कूल में थर्ड स्ट्रिंग सेलिब्रिटीज का आना भी बहुत बड़ी बात होती थी। आजकल जो छोटे सेलिब्रिटीज अपना करियर ऊंचाइयों पर लेकर जाना चाहते थे, ये लोग इस तरह के स्कूल फंक्शंस में आना काफी पसंद करते थे क्योंकि इन्हें यहाँ पर फॉलोअर्स और पॉपुलैरिटी दोनों मिलती थी और ये उनके लिए और उनके करियर के लिए एक अच्छा बूस्ट होता था। सभी लोग जानते हैं कि हर फील्ड में कॉम्पिटिशन चलता है, पर एंटरटेनमेंट सर्कल्स में ये कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा हाई होता है। लोग चेहरे पर मुखौटा लगाए कब पीठ पीछे वार कर दें किसी को नहीं पता। कौन इस इंडस्ट्री में दोस्त है और कौन दुश्मन ये कह पाना बहुत मुश्किल होता है। कार्तिक की अपनी स्टार मून एंटरटेनमेंट कंपनी में इस तरह की पॉलिटिक्स और फाइट चलती रहती थी। कुछ लोग खुलेआम लड़ते थे तो कुछ अंधेरे में छुप कर लड़ते थे। हालांकि कार्तिक के सामने सब लोग इसी तरह दिखते थे जैसे सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक है और हर कोई एक दूसरे का सपोर्ट कर रहा है, जबकि पर्सनली ये लोग चीजों को काफी डिफिकल्ट कर चुके थे। पार्टी के लिए इस फील्ड में मुश्किलें और भी ज्यादा थी क्योंकि ज्यादातर फीमेल आर्टिस्ट और सिंगर्स जो कार्तिक के करीब थी वो लोग हमेशा आपस में लड़ती रहती थी। स्टूडेंट ज्यादातर 16-17 साल की उम्र के बच्चे थे और उनके लिए सेलिब्रिटीज की लाइफ और चमक धमक बहुत मायने रखती थी। इन लोगों के दिमाग में सिर्फ यही होता था कि काश उन्हें एक सेल्फी मिल जाए या डेट करने का मौका मिल जाए। सेलिब्रिटीज की लाइफस्टाइल जीना इन लोगों को स्वर्ग की जिंदगी जैसी लगती थी और उनकी चमक धमक में ये लोग भी जीना चाहते थे, जबकि सच तो ये था कि जितनी चमक धमक इन सेलिब्रिटीज की लाइफ में बाहर से थी उतना ही अंधेरा इनकी जिंदगी में अंदर से था। स्कूल स्टूडेंट्स को लगता था कि इनके आइडल सेलिब्रिटीज इन्हें आकर ऑल द बेस्ट कहते हैं और चीयर अप करते हैं, तो वो सब लोग बहुत अच्छे हैं और ये लोग भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, जबकि इन सेलिब्रिटीज को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि कौन बच्चा अपनी लाइफ में क्या कर रहा है और क्या नहीं। हालांकि बहुत सारे सेलिब्रिटी ऐसे भी होते हैं जो वाकई बाहरी खूबसूरती के साथ साथ अंदर की खूबसूरती भी रखते हैं और लोगों को अपना दीवाना बनाते हैं। हर एक ग्रुप के लोग उन्हें फॉलो करते हैं। इसीलिए जब प्रिंसिपल ने सुना कि ड्रीम एंजल ग्रुप और उसके साथ साथ इंटरनेशनल सुपरस्टार सिया और अवनी भी उनकी स्कूल में परफॉर्म करने आ रहे हैं तो प्रिंसिपल काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया और हैरान भी। प्रिंसिपल भी एक आम इंसान था और उसे भी सेलिब्रिटीज की दुनिया अच्छी लगती थी। उसके भी आइडल सेलिब्रिटीज थी जिन्हें वो पसंद करता था और इसीलिए कार्तिक के मुंह से सुपरस्टार का नाम सुनकर प्रिंसिपल काफी ज्यादा खुश हो गया था। प्रिंसिपल ने एक बार कंफर्म करने के लिए कार्तिक से कहा, मिस्टर मित्तल आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? भला कोई इंटरनेशनल सेलिब्रिटी हमारे इस स्कूल में कैसे आएंगे? प्रिंसिपल की बात सुनकर कार्तिक ने उसे मना करते हुए कहा, मैं आपके साथ मजाक क्यों करूंगा प्रिंसिपल, मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। कार्तिक की कंफर्मेशन मिलने के बाद तो प्रिंसिपल जैसे हवा में उड़ने लगा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो जिंदगी में पहली बार ए लिस्टेड नेशनल और इंटरनेशनल सुपरस्टार सेलिब्रिटीज से मिलेगा। अब देखना यह है कि क्या कार्तिक अपना वादा पूरा कर पाएगा। और कंफर्मेशन मिलने के बाद प्रिंसिपल जैसे हवा में उड़ने लगा था। वो अपनी जिंदगी में पहली बार किसी ए लिस्टेड सुपरस्टार से मिलने वाला था। कुछ सोचकर प्रिंसिपल ने कार्तिक से पूछा, इतने बड़े सुपर और इंटरनेशनल स्टार हमारी छोटी सी स्कूल में क्यों आएंगे? वो भला अपना लेवल इतना कम क्यों करेंगे? प्रिंसिपल की बात सुनकर कार्तिक ने हंसते हुए कहा, एक्चुअली मैं आपको बताना भूल गया था प्रिंसिपल, मेरी खुद की एक एंटरटेनमेंट कंपनी और ये सभी सेलिब्रिटीज मेरे कॉन्ट्रैक्ट आर्टिस्ट हैं। जैसे ही प्रिंसिपल ने कार्तिक की बात सुनी तो उसके होश उड़ गए। उसने हैरान होते हुए कहा, मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि आपकी पहुंच एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तक भी होगी और इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स आपके अंडर काम करते होंगे। लगता है आपके बारे में अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। इस वक्त प्रिंसिपल बहुत ध्यान से कार्तिक को देख रहा था और वो जितना ज्यादा उसे देख रहा था उतना ज्यादा उसे कार्तिक की पहचान गहन लग रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कार्तिक जितना पानी के ऊपर है उससे कहीं ज्यादा पानी के नीचे है और उसके बारे में बहुत कम ही लोगों को पता है। सारी बात करके कार्तिक वापस प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर आ गया। जल्दी ही प्रिंसिपल ने अपनी सेक्रेटरी से कहकर तानिया की फाइल अपने ऑफिस में मंगवाई और उसके बारे में सब कुछ जानने लगा। वैसे तो अभी तक काफी देर हो चुकी थी और जल्दी ही तानिया इस स्कूल को गुड बाय कहने वाली थी, पर फिर भी प्रिंसिपल जानना चाहते थे कि आखिर ऐसी कौन सी अमीर घराने की लड़की है जो उनके इस मिडिल क्लास स्कूल में पढ़ रही है और उन्हें आज तक पता नहीं चला। प्रिंसिपल को अभी भी काफी हैरानी हो रही थी क्योंकि शुरू में उन्होंने तानिया के नाम पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, पर अब उसकी फोटो फाइल में देखकर उन्हें काफी ज्यादा हैरानी हो रही थी क्योंकि प्रिंसिपल अच्छे से जानते थे कि तानिया पूरी स्कूल में काफी फेमस है। अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपने इंटेलिजेंस की वजह से भी टीचर्स उसे जानते थे और साथ ही साथ अपना रोज का खर्च चलाने के लिए तानिया यहीं के स्पोर्ट और आर्ट स्टूडियो में काम भी करती थी। वैसे तो स्कूल में हजारों बच्चे थे और जाहिर सी बात थी कि प्रिंसिपल सबको नहीं जान सकता था, पर तानिया को अच्छे से जानता था और इसीलिए तानिया की फाइल अब देखकर उसे काफी ज्यादा हैरानी हो रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वही लड़की है जिसकी बात अभी कार्तिक कर रहा था। प्रिंसिपल ने अपनी सेक्रेटरी से कहकर तानिया की क्लास टीचर को अपने पास बुलाया और उसे ऑर्डर दिया कि वो तानिया का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखे और उसे किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना होने दे। शुरू में क्लास टीचर को ज्यादा समझ में नहीं आया, पर आसपास तानिया के बारे में जो बातें फैल रही थी उसे समझकर वो भी जान गई थी कि तानिया के साथ अच्छा व्यवहार करना ही सही रहेगा। आज से पहले क्लास टीचर ने तानिया पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया था और वो क्लास के कुछ लिमिटेड बच्चों को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देती थी, पर अचानक से क्लास टीचर का तानिया को अपने पास बुलाना और उससे पूछना कि वो ठीक है या नहीं, उसे कोई चीज की जरूरत है या नहीं, ये बात तानिया को काफी हैरान कर रही थी।
उसे तो विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी क्लास टीचर उससे इतने अच्छे से बात कर रही है। वापस घर आते वक्त कार्तिक और तानिया कैजुअल बातें कर रहे थे। तभी तानिया ने आज जो कुछ भी हुआ था वो कार्तिक को बताया, और कार्तिक भी ये बात जानकर काफी खुश था कि इनडायरेक्ट ही सही पर उसकी बहन को उसके दिए हुए पैसों का प्रॉफिट हो रहा है। कार्तिक ने अपने मन में सोचा कि बाकी सब कुछ तो ठीक है, पर धीरे धीरे जैसे दुनिया को पता चलेगा कि तानिया इतने अच्छे परिवार की बेटी है, तो लोग उसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे और हो सकता है कि कई बार उसे अपने इन्फ्लुएंस में लेने की कोशिश करें। यही सब सोचकर कार्तिक ने खुद को समझाया कि उसे हर हाल में तानिया को फ्यूचर के लिए तैयार करना होगा, ताकि वो कल को जब मित्तल परिवार से मिले तो खुद को एक स्ट्रांग लेडी की तरह प्रेजेंट कर सके। घर आने के बाद तानिया जल्दी ही सो गई थी और कार्तिक ने चुपचाप उसके कमरे का दरवाजा बंद करके मैगी से बातें करनी शुरू कर दी। आज रात उसके बुलाए हुए आर्टिस्ट और सेलिब्रिटी ऋषिकेश आने वाले थे, पर ये सभी एक्ट्रेसेस अपने हीरो कार्तिक से मिलने के लिए कुछ ज्यादा ही बेताब थीं। कार्तिक खुद एयरपोर्ट पर उन लोगों को लेने के लिए गया था और इसीलिए ऋषिकेश के एयरपोर्ट पर अपनी आंखों पर चश्मा लगाकर कार्तिक अपनी सभी आर्टिस्ट का इंतजार कर रहा था। कार्तिक की कंपनी में काम करने वाले सभी एक्ट्रेसेस को फैंस बहुत अच्छे से पहचानते थे, इसीलिए उन्हें पिकअप करने के लिए कार्तिक की काफी सारी सिक्योरिटी लगी हुई थी, क्योंकि अगर गलती से भी शहर के बाकी लोगों ने इन लोगों को देख लिया तो बिना वजह का रश हो जाएगा। सारे फैंस रास्ते को ब्लॉक कर देंगे और इससे कार्तिक और सेलिब्रिटीज सबको परेशानी होगी। कार्तिक ने जिन जिन सेलिब्रिटीज को बुलाया था वो सब एक साथ कार्तिक की प्राइवेट प्लेन में बैठकर यहाँ आ रही थी और यहीं से कार्तिक उन सबको पिक करने वाला था। जल्दी ही सभी एक्ट्रेसेस एक एक करके प्लेन से बाहर आई और सामने पर्सनली कार्तिक को खड़ा देखकर सभी हैरान हो गए। इन लोगों ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि कार्तिक खुद इन सब लोगों को लेने के लिए आएगा। इतने टाइम के बाद कार्तिक को देखकर हर कोई बहुत खुश था। सबके दिल में एक अलग ही कशिश थी। कार्तिक के पीछे एक गाड़ी खड़ी हुई थी और उसे देखकर सभी एक्ट्रेसेस जल्दी जल्दी गाड़ी की तरफ जाने लगे, क्योंकि बाहर काफी ज्यादा धूप थी और कोई भी इस धूप में तपना नहीं चाहता था। रिद्धिमा सबसे पहले कार्तिक के पास आई और उससे बोली, कार्तिक, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा याद किया, कैसे हो तुम? और इतना कहकर वो कार्तिक को गले लगाने ही वाली थी कि कार्तिक ने तुरंत उसे रोक दिया। प्लीज रिद्धिमा, ये सब मत करो, बाहर काफी धूप हो रही है, तुम लोगों को अंदर जाकर बैठना चाहिए। कार्तिक के इतना कहते ही सभी लड़कियां एक एक करके गाड़ी के अंदर बैठने लगी। बाकी लड़कियां भी कार्तिक को गले मिलना चाहती थी, पर कार्तिक के मना करने पर वो सब डायरेक्ट गाड़ी में जाकर बैठ गई। तभी कियारा काफी धीरे धीरे चलकर कार्तिक के पास आई और हल्की मुस्कान देकर बिना कुछ बोले गाड़ी में बैठ गई। कियारा का ये व्यवहार देखकर कार्तिक थोड़ा सा हैरान हो गया। कार्तिक गाड़ी में आया और सामने वाले मिरर व्यू में पीछे बैठी कियारा को देखने लगा। कियारा के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी, वो लगातार बाहर देख रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे कार्तिक को देखकर कोई खुशी नहीं हो रही। जहां बाकी लड़कियां काफी एक्साइटेड थी, वहीं दूसरी तरफ कियारा चुपचाप बैठी हुई थी। कार्तिक की गाड़ी काफी ज्यादा लग्जरी थी और इसमें आराम से 1 दर्जन लोग बैठ सकते थे। ये बिल्कुल किसी मिनी बार की तरह थी और इसीलिए सभी एक्ट्रेस एक साथ एक ही गाड़ी में बैठी हुई थी। गाड़ी अभी तक मैगी ड्राइव कर रही थी। तभी अचानक से कुछ लोगों ने आकर कार्तिक की इस गाड़ी को घेर लिया और इस वजह से अचानक से मैगी को ब्रेक लगाने पड़े। अचानक से ब्रेक लगने की वजह से ज्यादातर सभी लड़कियां कार्तिक की बाहों में आकर गिर गई। हालांकि कियारा ने खुद को संभाल लिया और वो दूर बैठी थी, इसीलिए कार्तिक के पास उसकी बाहों में नहीं गिर पाई। बाकी सभी लड़कियों को खुद की खुशकिस्मती पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो कार्तिक के करीब जा पाई थी, पर कियारा को तो जैसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और ये देखकर कार्तिक और भी ज्यादा हैरान हो गया। कार्तिक ने हैरान होते हुए पूछा, क्या बात है मैगी, तुमने अचानक से ब्रेक क्यों लगाया? कार्तिक के सवाल पर मैगी ने परेशान होते हुए कहा, सर लगता है कि कुछ फैंस ने रास्ता रोक लिया। मैगी अभी तक गाड़ी काफी तेज नहीं चला रही थी, इसीलिए उसने टाइम रहते ब्रेक लगा दिया, वरना सामने खड़े लोगों की जान भी जा सकती थी। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक ने जब मैगी की बात सुनी तो उसने अपना सिर पकड़ लिया। उसे बिल्कुल भी इस वक्त फैंस के यहाँ होने की उम्मीद नहीं थी। वो जानता था कि कभी कभी फैंस की क्रेजी बिहेवियर की वजह से सेलिब्रिटीज और उनके स्पॉन्सर्स को काफी मुश्किल उठानी पड़ती है, और इसी वजह से कार्तिक इस वक्त ये सब दिक्कत नहीं उठाना चाहता था। रिद्धिमा ने हैरान होते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? हम लोगों ने अपना चेहरा अच्छे से कवर किया था, कोई हमें देख भी नहीं पा रहा था। रिद्धिमा की बात पर राधिका ने उसे कहा, नहीं, मैंने देखा था कि कुछ देर पहले सिया ने अपने चेहरे का स्कार्फ हटाया था। राधिका की बात सुनकर सिया ने तुरंत एक्सप्लेन करते हुए कहा, असल में मैंने अपनी गलती से स्कार्फ काफी टाइट बांध ली थी, जिसकी वजह से मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और इसीलिए मैंने बस कुछ पल के लिए अपने चेहरे से स्कार्फ हटाया था। हालांकि जल्दी ही मैंने फिर से स्कार्फ से अपना चेहरा ढक लिया था। इन लोगों की बातें सुनकर कार्तिक ने नासमझी में अपना सिर हिला दिया, क्योंकि अब जो होना था वो हो चुका था। कार्तिक भी इसमें क्या कर सकता था। मैगी ने कई बार हॉर्न बजाया पर सामने से लोग हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। परेशान होकर मैगी ने कार्तिक से कहा, सर ये लोग बिल्कुल भी रास्ता नहीं दे रहे, अब हम लोग क्या करें? क्या मैं टाइगर सिक्योरिटी गार्ड से कहूँ, वो लोग रास्ता क्लियर करवा देंगे? कार्तिक को फैंस की इस हरकत से सख्त नफरत थी। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई जबरदस्ती फोटो या वीडियो के लिए किसी का रास्ता रोके और उन्हें आगे ना बढ़ने दे। कार्तिक को सेलिब्रिटीज के लिए क्रेज बिल्कुल नहीं था, इसीलिए उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि एक फैन होने पर इंसान क्या सोचता है और उसकी फीलिंग्स क्या होती हैं। कार्तिक ने तुरंत मैगी को मना कर दिया। वो नहीं चाहता था कि टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स इन फैंस के साथ किसी भी तरह का गलत व्यवहार करें या मीडिया में कोई गलत खबर जाए। अगर टाइगर सिक्योरिटी गार्ड ने इस वक्त कोई भी कदम उठाया तो हो सकता है कि कल के न्यूज़पेपर में ये बात आ जाए कि कुछ फीमेल सेलिब्रिटीज ने फैंस को नीचा दिखाया या उनकी इंसल्ट की। अगर ऐसा होता है तो इन लोगों की परफॉर्मेंस रोकी जा सकती थी और साथ ही साथ बाकी मुश्किलें भी खड़ी हो सकती थी। यही सब सोचकर कार्तिक ने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड को कोई भी एक्शन लेने से मना कर दिया था। कार्तिक ने मैगी को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, टाइगर सिक्योरिटी गार्ड को इन्फॉर्म कर दो, कोई भी जल्दबाजी में किसी भी तरह का कदम नहीं उठाएगा। कार्तिक का इंस्ट्रक्शन सुनकर मैगी ने परेशान होते हुए कहा, पर सर बिना टाइगर सिक्योरिटी गार्ड की मदद के हम लोग यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। मैगी की बात सुनकर कार्तिक ने कुछ देर सोचते हुए कहा, मैं गाड़ी से बाहर उतरकर इन लोगों से बात करता हूँ।
इतना कहकर कार्तिक गाड़ी से बाहर उतरने ही वाला था कि तभी सभी लड़कियों ने एक साथ तेज आवाज में कार्तिक पर चिल्लाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। एक साथ इन सब लोगों की बातें सुनकर एक बार के लिए कार्तिक डर गया और वापस अपनी सीट पर आ गया। मैगी के साथ साथ इस वक्त सारी लड़कियां कार्तिक को बाहर जाने से मना कर रही थी। सिया ने एडवाइस देते हुए कहा, कार्तिक मुझे नहीं लगता कि तुम्हें बाहर जाना चाहिए, बाहर फैंस बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं। सिया के अलावा भी बाकी लड़कियों ने कार्तिक को यही एडवाइस दी थी कि उसे इस वक्त गाड़ी से बाहर नहीं निकलना चाहिए, वरना फैंस गुस्से में या जल्दबाजी में कोई भी कदम उठा सकते हैं। हालांकि अभी भी सब में कियारा शामिल नहीं थी। उसने कार्तिक से कुछ भी नहीं कहा और अभी भी चुपचाप अपनी जगह पर बैठी रही। कियारा का ये व्यवहार देखकर कार्तिक काफी ज्यादा बेचैन हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कियारा जब से आई है तब से इसी तरह का व्यवहार क्यों कर रही है। अभी कार्तिक के पास इन सब के बारे में सोचने का वक्त नहीं था। उसे किसी भी तरह से इस सिचुएशन से बाहर निकलना था। कार्तिक ने खुद ही इन लोगों से सवाल करते हुए पूछा, तो अब तुम ही बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। हम इन लोगों को ऐसे ही अपना रास्ता रोके नहीं रहने दे सकते। आपको क्या लगता है कैसे बचेंगे कार्तिक और बाकी सभी फैंस के इस पागलपन से। बाकी लोगों से पूछा कि आखिर अब उन लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से वो लोग यहाँ से नहीं निकल सकते थे। कार्तिक को परेशान होते हुए देखकर सिया ने कुछ सोचते हुए कहा, मेरी वजह से ये सब लोग यहाँ आए हैं, मुझे ही एक बार इन सब लोगों से बातें करनी चाहिए। सिया की ये बात सुनकर कार्तिक ने तुरंत मना करते हुए कहा, ये तो सबसे बेकार आइडिया है। बाहर कितने सारे लोग खड़े, अगर तुम बाहर गई तो सिचुएशन और बिगड़ जाएगी। अंदर ये सभी लोग परेशान हो रहे थे तो वहीं गाड़ी के बाहर फैंस लगातार बढ़ते जा रहे थे। इस सिचुएशन में कार्तिक या कोई और सेलिब्रिटी उनके सामने नहीं जा सकता था। फैंस का पागलपन बढ़ता जा रहा था। वो लोग लगातार जोर जोर से सिया का नाम ले रहे थे और गाड़ी की विंडो पर बार बार हाथ मार रहे थे। इस वजह से जितना ज्यादा गाड़ी के अंदर बैठे हुए कार्तिक और बाकी सेलिब्रिटीज डर रहे थे, उतना ही ज्यादा गाड़ी के बाहर खड़े टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स परेशान थे। ना ही तो वो कोई एक्शन ले सकते थे और ना ही वो कार्तिक की सेफ्टी के साथ कोई खिलवाड़ कर सकते थे। वैसे तो कार्तिक की गाड़ी बुलेट प्रूफ थी और टाइगर सिक्योरिटी गार्ड को कुछ देर के लिए चिंता करने की कोई जरूरत थी नहीं, पर ज्यादा देर तक उनमें भी सब्र नहीं था। वो इन लोगों को अपने बॉस की सेफ्टी के साथ खेलने नहीं दे सकते थे। कुछ सोचकर टाइगर सिक्योरिटी गार्ड ने कार्तिक से कहा, बॉस इन लोगों से निपटने का मेरे पास एक आइडिया है, जैसे ही आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दिखाई दे आप लोग तुरंत निकल जाना। टाइगर सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनकर कार्तिक ने सवाल करते हुए पूछा, तुम क्या करने वाले हो। कार्तिक के सवाल पर टाइगर सिक्योरिटी गार्ड ने बिना डिटेल इन्फॉर्मेशन दिए कार्तिक से कहा, मैं अभी आपको ज्यादा नहीं समझा पाऊंगा, इसीलिए पहले यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड को डाउट था कि पता नहीं उनका ये प्लान काम करेगा या नहीं, इसीलिए वो लोग ज्यादा डिटेल में इसके बारे में कार्तिक से डिस्कस नहीं करना चाहते थे। अपनी बात करके टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स चुप हो गए और तभी अचानक से कार्तिक और बाकी सब लोगों को एक तेज आवाज सुनाई दी, मैंने अभी भी अवनी को वहां देखा है, वो जरूर वहीं पर होगी। क्या सुपरस्टार अवनी भी आई है? लगता है आज भगवान हमें छप्पर फाड़ के मौका दे रहे हैं। पर ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो बिल्कुल नहीं सुना कि हमारे ऋषिकेश में दूर दूर तक कोई इवेंट हो रहा है। तुम्हें इस बात से क्या मतलब है, चलो पहले हम लोग जाकर अवनी से मिलते हैं। आधे से ज्यादा फैंस उस आवाज की तरफ भाग गए और इस वक्त गाड़ी के सामने से ज्यादातर भीड़ खत्म हो गई थी। मौके का फायदा उठाकर तुरंत मैगी एक्सेलरेटर पर पैर रखकर अपनी गाड़ी को लेकर आगे बढ़ गई और उसके पीछे पीछे बाकी गाड़ियां भी बढ़ गई। गाड़ी के अंदर बैठे कार्तिक और बाकी सब लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस बात पर किस तरह से रिएक्ट करे। इस वक्त सारे लोग जोर जोर से हंस रहे थे। तभी रिद्धिमा ने सिया को चिढ़ाते हुए कहा, देखा तुमसे ज्यादा पॉपुलर तुम्हारी दोस्त अवनी है। रिद्धिमा के ऐसा कहने पर सिया ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। रिद्धिमा और सिया की बात सुनकर कार्तिक ने हंसते हुए कहा, ये बहुत छोटी सी बात है, इस पर बहस मत करो। अच्छा हुआ कि टाइम रहते हम लोग वहां से बाहर आ गए, वरना मुसीबत हो जाती। असल में ये बात सच थी कि सिया और अवनी दोनों की फैन फॉलोइंग में हर वक्त उतार चढ़ाव होता रहता था और अक्सर इन दोनों के बीच में एक कंपटीशन चलता रहता था। वो बात अलग थी कि ये दोनों ही अच्छी दोस्त थी, इसीलिए इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती थी और दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल जलन महसूस नहीं करती थी। और रही बात अभी अभी अवनी की बात सुनकर ज्यादातर फैंस का उसकी तरफ चले जाना, तो असल में इनमें से ज्यादातर फैंस एक से ज्यादा फीमेल आर्टिस्ट के फॉलोअर्स थे और इसीलिए जब उन्होंने सुना कि अवनी भी यहाँ आई है तो सब लोग तुरंत उस तरफ भाग गए। और उनमें से आधे फैंस ने सोचा कि यहाँ बिना वजह एक गाड़ी को ब्लॉक करके रखने से कोई फायदा नहीं होगा, पता नहीं सिया बाहर आएगी भी या नहीं, इससे अच्छा एक बार अवनी से ही मिल लिया जाए। और यही सोचकर वो आगे चले गए थे। वो बात अलग थी कि जो भी फैंस अवनी के पीछे भागे थे उन सबको निराशा ही हाथ लगी थी, क्योंकि अवनी तो आज यहाँ आ ही नहीं पाई थी। कार्तिक ने सभी फीमेल आर्टिस्ट को बुलाया था और सिया के साथ साथ अवनी को भी इन्वाइट किया था, पर अवनी के पहले से कुछ शो बुक थे और इसी वजह से लास्ट मिनट पर वो उन सबको कैंसिल नहीं कर पाई और उसे अमेरिका जाना पड़ा। इस वजह से वो आज यहाँ नहीं आ पाई थी। जहाँ एक तरफ ये सारी बातें चल रही थीं तो वहीं दूसरी तरफ मैगी काफी ज्यादा परेशान थी। उसे लग रहा था कि कहीं फैंस वापस ना आ जाए और उनका रास्ता न रोक ले, इसीलिए वो काफी तेज स्पीड से गाड़ी चला रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी गाड़ी इस वक्त एरोप्लेन की तरह हवा से बातें कर रही हो। कार्तिक ने 2-3 बार मैगी से कहा कि वो धीरे गाड़ी चलाए, पर मैगी को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा। वो अपनी इसी स्पीड से गाड़ी चलाती रही। बाद में कार्तिक ने भी मैगी से कुछ भी कहना बंद कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि मैगी की ड्राइविंग स्किल्स किसी रेसर से तो ज्यादा अच्छी है। और वहीं दूसरी तरफ सभी फीमेल आर्टिस्ट को इतनी तेज स्पीड से काफी डर लग रहा था, फिर भी किसी में भी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर गाड़ी मैगी चला रही है तो उन्हें उसी के हिसाब से चलना होगा। और फिर मैगी कार्तिक की सबसे विश्वसनीय बॉडीगार्ड थी और सबसे खास इंसान भी थी। ऐसे में किसी की भी मैगी से कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी और कोई भी मैगी को गलत नहीं कह सकता था। वहीं दूसरी तरफ मैगी का एटीट्यूड और ऑरा भी बाकी लोगों को डराने के लिए काफी था। जल्दी ही सभी लोग ऋषिकेश के 5 स्टार होटल के सामने पहुंच गए। सिया और बाकी लड़कियों ने अपनी पुरानी गलती से सीख ली और इस बार अपना चेहरा काफी टाइटली कवर किया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद भी खुद को पहचान नहीं पा रही हो।
यहाँ आते ही कार्तिक ने पहले सारे इंतजाम कर रखे थे, सभी को उनके पर्सनल कमरों में भेज दिया। कार्तिक यहाँ पर कियारा से बात करना चाह रहा था, पर कियारा अपने कमरे में चाबी लेकर तुरंत अपने कमरे में चली गई और उसने एक बार भी मुड़कर कार्तिक को नहीं देखा। ये देखकर कार्तिक काफी ज्यादा हैरान था और मन ही मन उदास भी, पर वो ये बात किसी से नहीं कह सकता था। जल्दी ही बिना किसी को पता चले कार्तिक वापस मैगी के साथ अपने विला में आ गया। हालांकि यहाँ दरवाजे तक पहुंचा ही था कि अचानक विला से तेज हॉर्न की आवाज आने लगी और ये देखकर मैगी ने तुरंत कार्तिक को अपने पीछे कर लिया और अपनी कमर पर रखी बंदूक को उठाने ही वाली थी कि तभी दरवाजा खोलकर उसने अंदर की तरफ झांक कर देखा तो वहां पर सोफे पर तानिया के अलावा और कोई नहीं बैठा था। ये देखकर कार्तिक ने सांस में सांस ली और मैगी भी खुद को रिलैक्स करने लगी। अब जाकर मैगी को समझ में आ गया था कि शायद गलती से तानिया के हाथों सोफे के पास कोई बटन दब गया होगा, इसी वजह से यह अलार्म बजा था। मैगी और कार्तिक ये सोच रहे थे कि तभी उन दोनों का ध्यान एकदम से सोफे पर बैठी तानिया पर गया, जिसकी आंखें इस वक्त काफी लाल थीं और लगातार उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो सिसकियां ले रही थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे रोते हुए काफी देर हो गई थी। ये देखकर कार्तिक बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी तक उसकी बहन बिल्कुल ठीक थी और जब वो बाहर गया था तब तक उसकी बहन आराम से सो रही थी, तो अचानक से उसे क्या हो गया। कार्तिक परेशान होकर जल्दी से तानिया की तरफ भागा और मैगी इन दोनों भाई बहनों को इनका क्वालिटी टाइम देने के लिए बाहर चल गई और वो समझ गई थी कि जरूर तानिया ने कोई डरावना सपना देख लिया होगा, इसीलिए वो विला के बाहर ही खड़ी हो गई। कार्तिक भागता हुआ तानिया के पास आया और उसके पास घुटनों पर बैठते हुए बोला, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? क्या तुमने कोई बुरा सपना देख लिया? तुम सोई क्यों नहीं और तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? कार्तिक एक के बाद एक सवाल पूछे जा रहा था। उसने जल्दी से अपने हाथों से तानिया के आंसू पोंछे और उसे अपने गले से लगा लिया। तानिया ने गले लगते ही कार्तिक से थोड़ा नाराज होते हुए कहा, नहीं, मैंने कोई बुरा सपना नहीं देखा। जब मैं रात में बाथरूम जाने के लिए जागी थी तो मैंने देखा कि आप घर में हो ही नहीं, मैगी भी घर पे नहीं थी, इसीलिए मैंने सोचा। इतना कहते कहते तानिया चुप हो गई और फिर से सिसकने लगी। तानिया की बात सुनकर कार्तिक उससे अलग हुआ और पास में रखा हुआ पानी का गिलास उसे पिलाते हुए प्यार से बोला, मुझे कुछ जरूरी काम था, इसीलिए मैं मैगी के साथ बाहर गया था, पर तुम इतना क्यों डर गई? तुम्हें क्या लगा, क्या हुआ होगा? कार्तिक का यह सवाल सुनकर तानिया ने फिर से रोते हुए कहा, मुझे लगा कि आप मुझे और ज्यादा अपने पास नहीं रखना चाहते, इसीलिए आप मुझे यहाँ घर पर अकेला छोड़कर चले गए और अब आपको मेरी परवाह बिल्कुल नहीं है। और इतना कहकर तानिया फिर से जोर जोर से रोने लगी। तानिया की ऐसी बात सुनकर कार्तिक को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या रिएक्शन दे। उसने अपने सिर पर हाथ रखते हुए तानिया से कहा, मेरी पागल बहन, तुम्हें हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर चला जाऊंगा? तुम्हें पता है तुम्हें ढूंढने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है और तुम ऐसा मेरे बारे में सोच भी कैसे सकती हो? इतना कहकर कार्तिक थोड़ा नाराज होने की एक्टिंग करने लगा। कार्तिक की बात सुनकर तानिया ने रोते हुए कहा, अगर आपको कहीं जाना था तो मुझे बताकर जाते ना। आपको पता है इतने बड़े घर में मैं अकेली थी और इस वजह से मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा था और जब मैंने आपको कहीं भी नहीं पाया तो मैं जोर जोर से चिल्लाकर आपको आवाज देने लगी, पर आपने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। जब आपका कोई जवाब नहीं आया तो मैं और ज्यादा डर गई। आपको पता भी है उस वक्त मुझ पर क्या बीत रही थी? तानिया को रोते हुए और सिसकते हुए देखकर कार्तिक ने तुरंत अपनी गलती मानते हुए कहा, अच्छा बाबा ठीक है, मेरी गलती थी, मुझे तुम्हें बताकर जाना चाहिए था, प्लीज मुझे माफ कर दो। इतना कहकर कार्तिक फिर से तानिया को गले लगाकर प्यार से उसका सर सहलाने लगा और उसे रिलैक्स करने लगा। कुछ पल के बाद तानिया ने रोना बंद कर दिया, पर अभी भी वो सुबक रही थी। कार्तिक को आज अपनी बहन कुछ अलग ही लग रही थी। कार्तिक ने अपने मन में सोचा कि तानिया को यहाँ आए हुए महीना भर हुआ है और वो रोजाना कार्तिक के साथ खुश नजर आती है, पर सच तो ये है कि अभी भी वो अपने भाई पर अच्छे से विश्वास नहीं कर पा रही है। अभी भी कहीं ना कहीं वो इनसिक्योर है और उसे लगता है कि कार्तिक उसे छोड़कर चला जाएगा और इसी डर से वो आज रोने तक लगी थी। 17 साल तक एक कॉम्प्लिकेटेड परिवार में रहने के बाद और इतना सब कुछ सहन करने के बाद 1 महीने पहले तानिया ने कार्तिक को चुना था और उसके साथ रहने लगी थी, पर अभी भी उसके मन का डर और वहम खत्म नहीं हुआ था। कार्तिक समझ नहीं पा रहा था कि आखिर तानिया चाहती क्या थी। एक बार के लिए तो कार्तिक को ऐसा लगा कि शायद इतने सालों तक अपने परिवार में ही इतने बड़े ट्रॉमा से गुजरने के बाद तानिया हमेशा डर में रहती थी और पिछले 1 महीने में उसे जो जिंदगी मिली थी वो उसके लिए किसी सपने की तरह थी और शायद उसे इसीलिए ऐसा लग रहा था कि वो इस सपने से जाग चुकी है और अब फिर से उसे अपनी पुरानी जिंदगी में जाना होगा और शायद अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सोचकर वो और ज्यादा डर गई थी। कार्तिक को लगा था कि तानिया गहरी नींद में सो रही है, इसीलिए वो एयरपोर्ट पर गया था, पर उसे पता नहीं था कि तानिया हमेशा की तरह आज भी बहुत हल्की नींद में सो रही है और शायद इसका लेना देना उसकी पुरानी जिंदगी से था। आपको क्या लगता है, क्या कार्तिक पता लगा पाएगा तानिया की पुरानी जिंदगी से जुड़े इस राज के बारे में? और रोती जा रही थी, उसे चुप करवाने के लिए कार्तिक ने उसे गुदगुदी करना शुरू कर दिया। ये देखकर तानिया जल्दी ही जोर जोर से हंसने लगी। कार्तिक ने जब देखा कि तानिया अब थोड़ी ठीक है तो उसने तुरंत तानिया को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, मुझे लगता है कि अब तुम्हारी तबीयत पहले से ठीक है, अब जाओ जाकर जल्दी से सो जाओ, कल तुम्हारी क्लास भी है। कार्तिक की बात सुनकर तानिया ने कार्तिक को उल्टा इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, नहीं, फ्यूचर में आप कभी भी मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाएंगे। आपको पता है मैं कितना डर गई थी? तानिया की बात सुनकर कार्तिक ने वादा करते हुए कहा, ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा और तुम्हारे लिए कल लेटेस्ट ब्रांडेड कॉस्मेटिक भी लेकर आऊंगा और उसे अपने भाई की तरफ से अपॉलॉजी गिफ्ट समझ लेना। कार्तिक की बात सुनकर तानिया ने तुरंत मना करते हुए कहा, मुझे कोई कॉस्मेटिक नहीं चाहिए, मेरे पास घर पर पहले से बहुत सारे कॉस्मेटिक और बाकी सामान रखे हुए हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तानिया की बात सुनकर कार्तिक ने हंसते हुए कहा, ठीक है, तो तुम्हारे लिए कुछ और लेकर आऊंगा। इतना कहकर कार्तिक ने तानिया को जबरदस्ती उसके कमरे में भेज दिया ताकि वो आराम से सो सके
बाहर खड़ी मैगी ने जब सुना कि अंदर से रोने की आवाज कम हो गई है और सब कुछ सही लग रहा है, तो उसने कार्तिक के सामने आते हुए उससे पूछा, सर तानिया मैडम अब ठीक है ना? मैगी का सवाल सुनकर कार्तिक ने हंसते हुए कहा, हाँ, पर सच में तानिया को संभालना बहुत मुश्किल था। कार्तिक की बात सुनकर मैगी थोड़ी सीरियस होते हुए बोली, सर मुझे लगता है कि वैसे तो आप बहुत ज्यादा तानिया मैडम के बारे में चिंता करते हैं, पर अभी भी आपने उनके लिए ज्यादा कुछ किया नहीं है। मैगी की बात सुनकर कार्तिक ने थोड़ा हैरान होते हुए कहा, तुम कह रही हो कि मेरी इतनी परवाह करना भी कम है? तुम्हें क्या लगता है मुझे और क्या करना चाहिए? कार्तिक के सवाल पर मैगी ने बिना डरे कहा, सर आपने देखा ना तानिया मैडम आप पर कितना ज्यादा डिपेंडेंट है। कार्तिक ने जैसे ही मैगी की बात सुनी तो उसने अपनी ठोड़ी को रब करते हुए कहा, नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता, तानिया काफी इंडिपेंडेंट है और उसे देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि वो किसी पर निर्भर होगी, चाहे फिर वो मैं ही क्यों ना हूं। कार्तिक की बात सुनकर मैगी ने हल्के से नासमझी में अपना सिर हिला दिया। उसे ऐसा लग रहा था कि कार्तिक तानिया के लिए उतना नहीं कर रहा है जितना उसे करना चाहिए। भले ही कार्तिक तानिया का सगा भाई नहीं था, पर फिर भी कहीं ना कहीं वो तानिया को इतने अच्छे से नहीं समझा पा रहा था और बहुत सी बातों में तो तानिया के विचारों को, उसकी सोच को इग्नोर कर रहा था। शायद कार्तिक को अभी भी यही लग रहा था कि उसके बड़े भाई होने के नाते वो तानिया को जो लग्जरी लाइफ दे रहा है वो काफी है और कहीं ना कहीं वो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहा है। पर शायद कार्तिक समझ नहीं पा रहा था कि हम मटेरियलिस्टिक गिफ्ट दे देने से किसी की भावनाओं को उतना अच्छे से नहीं समझते हैं जब तक कि हम पर्सनली किसी की इच्छा, उसकी सोच को समझने की कोशिश ना करें। ये सारे मटेरियलिस्टिक और महंगे गिफ्ट्स देकर कार्तिक बाहरी तौर पर तानिया के चेहरे पर मुस्कान ला रहा था, पर अंदर ही अंदर उसके और तानिया के बीच में जो गैप था वो अभी भी कम नहीं हो रहा था और शायद इसी वजह से तानिया को हमेशा डर लगा रहता था कि शायद कार्तिक उसे छोड़ दे। बचपन से ही तानिया को अपने खुद के परिवार में अपने माँ बाप या सगे भाई से प्यार नहीं मिला था और इसी वजह से कहीं ना कहीं उसके मन में अपने प्यार को पाने की परवाह, पाने की जो इच्छा थी वो बढ़ती जा रही थी। फाइनली उसकी जिंदगी में अचानक से कार्तिक आया और उसने तानिया को धीरे धीरे तवज्जो देना शुरू कर दिया। पर कार्तिक भी वही गलती कर रहा था, वो उसे पैसों से खुशी देने की कोशिश कर रहा था, अपने प्यार से, इमोशंस से नहीं। तानिया को हमेशा यही डर लगा रहता था कि अगर उसने अपना काम ठीक से नहीं किया या फिर किसी तरह से कार्तिक को नाराज कर दिया तो कार्तिक भी उसे छोड़कर चला जाएगा और इसीलिए वो हर वक्त बॉर्डर पर खड़े सिपाही की तरह अलर्ट रहती थी। अक्सर किशोर अवस्था में बच्चों को उनके माँ बाप और घर वाले इस वजह से समझने की भूल कर देते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो अपने बच्चों को दुनिया के लग्जरी को लाकर दे देंगे तो उनके बच्चे हमेशा खुश रहेंगे। पर सच तो ये है कि मटेरियलिस्टिक चीजों में जीते जीते बच्चे बाहरी दुनिया से इतने जुड़ जाते हैं कि उन्हें अपने अंदर का खोखलापन और अकेलापन खाने लगता है। वो अपने माँ बाप से ही खुलकर बात नहीं कर पाते और बाहर की दुनिया में गलत संगत में चले जाते हैं। धीरे धीरे बच्चे जिद्दी होने लगते हैं और गलतियों पर गलतियां करने लगते हैं ताकि उनके माँ बाप का किसी भी तरह से उन पर अटेंशन आ जाए। भले ही डांटने के लिए सही, पर वो अपने माँ बाप की तरफ देखने लगते हैं। कार्तिक ने भले ही इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, पर मैगी शुरू से इन सब बातों पर ध्यान दे रही थी। उसने कहीं ना कहीं लड़की होने के नाते भी तानिया के इस खालीपन को देखा था। कहीं ना कहीं आज तानिया की ऐसी हालत देखकर मैगी को ये अपने विचार कार्तिक के सामने रखने पड़े और कार्तिक भी ये सारी बातें जानने के बाद काफी गहरी सोच में चला गया। कार्तिक को भी धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने काफी देर तक सोचने के बाद डिसाइड किया कि अब वो दिल से तानिया को अपनाएगा और उसे इमोशनली सपोर्ट करेगा। वो सिर्फ अपने पापा की जिम्मेदारी निभाने के लिए तानिया को लग्जरी लाइफ नहीं देगा, बल्कि अपनी सगी बहन की तरह खूब प्यार करेगा। शायद प्यार और केयर कार्तिक पहले भी करता था, पर उसमें कहीं ना कहीं अपने पिता की जिम्मेदारी शामिल थी। पर अब कार्तिक दिल से खुद से तानिया को अपनाना चाहता था। मैगी ने जब देखा कि कार्तिक उसकी बात को समझ गया है तो उसने आगे कुछ और नहीं कहा, क्योंकि वो जानती थी कि कार्तिक उसे चाहे जितनी इज्जत दे दे पर वो अभी भी कार्तिक की एक सबऑर्डिनेट है और उसे अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए। अगर उसने जरूरत से ज्यादा कोई बात की तो ये उसके रूल्स के खिलाफ होगी। भले ही कार्तिक उसे कुछ नहीं कहता, पर मैगी को अपनी लिमिट ध्यान में रखनी थी, क्योंकि बचपन से ही मैगी ने खुद को डिसिप्लिन की इस दुनिया में बहुत सख्ती से संभाला था। 2 दिन और बीत गए और फाइनली आज वो दिन आ गया जब माउंटेन सिटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में फेयरवेल पार्टी शुरू होने वाली थी। आज स्कूल के सभी बच्चों के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटिंग और खुशी का दिन था। बहुत सारे बच्चे तो इसीलिए खुश थे क्योंकि अब उन्हें उन बोरिंग क्लासेस को और ज्यादा अटेंड नहीं करना पड़ेगा और ना ही सेल्फ स्टडी क्लास का सेशन लेना पड़ेगा। अब उन लोगों पर टीचर्स का दबाव नहीं था, अगर उन्हें पढ़ना होगा तो वो पढ़ेंगे, वरना पूरा दिन खेलेंगे। और बहुत सारे बच्चे इसीलिए भी खुश थे क्योंकि आज ये सब लोग अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज से मिलने वाले थे। आज का दिन उन बच्चों के लिए खास था जो पूरे साल बहुत ज्यादा मेहनत करते थे और मस्ती करने या खेलने कूदने के लिए जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता था, वो लोग आज अपनी सारी थकान, टेंशन भुलाकर आराम से अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज को एंजॉय कर सकते थे। यहाँ पर बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स या भाई बहन भी आए थे और वो लोग बच्चों से ज्यादा खुश लग रहे थे क्योंकि मिडिल क्लास लोगों को कभी कभार तो मौका मिलता था इस तरह के सेलिब्रेशंस में आने का, और जहाँ ज्यादातर हाउसवाइफ्स होती थी वो लोग तो अपनी किचन से बाहर ही नहीं निकल पाती थी। आज उन्हें भी वक्त मिला था खुद के लिए जीने और इसी वजह से चारों तरफ काफी लाइवली माहौल बना हुआ था। हर कोई दूर दूर तक बस बहुत खुश था। बच्चों और पेरेंट्स के अलावा भी बहुत से ऐसे लोग आए थे जो सोसाइटी में अपना नाम कमा चुके थे और साथ ही साथ इस स्कूल से पढ़े हुए कुछ अच्छे और माननीय स्टूडेंट्स भी यहाँ आए थे। वैसे तो माउंटेन सिटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल ज्यादा बड़ा नहीं था, पर फिर भी प्राइवेट स्कूल के लोगों की नजर भी आज के दिन इस स्कूल पर रहती थी क्योंकि यहाँ से पास आउट बच्चे अपने स्कूल के लिए काफी कुछ करते थे और प्राइवेट स्कूल के बच्चे बिल्कुल नहीं करते थे।
और यही बात इस स्कूल को खास बनाती थी। यहाँ जो कुछ भी होता था वो लाइव ब्रॉडकास्ट के जरिए पूरे देश में दिखाया जाता था और साथ ही साथ यहाँ कई रिपोर्टर्स भी हर वक्त अपना कैमरा लेकर तैयार रहते थे। स्कूल में जो कुछ भी जरूरी तैयारियां करनी होती थी वो सब यहाँ से पास आउट फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के बच्चे करते थे, क्योंकि उनके पास इस वक्त कॉलेज के एग्जाम का प्रेशर नहीं होता था और वो लोग इसे करिकुलर एक्टिविटी समझकर ज्यादा अच्छे से कर पाते थे। आज माउंटेन सिटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल किसी दुल्हन की तरह सजी हुई थी। यहाँ मेहमानों के स्वागत के लिए रेड कारपेट बिछाया गया था और चमकदार लाइट की लड़ियां चारों तरफ लटक रही थी। एक से बढ़कर एक मेहमानों और बड़े बड़े सोशल रिस्पॉन्सिबल पर्सन इन इवेंट को अटेंड करने के लिए आ रहे थे। स्कूल में एंटर करने से पहले सभी लोगों को अपना इन्विटेशन कार्ड दिखाना पड़ रहा था और उसके बाद ही सबको एंट्री दी जा रही थी। और अगर बात इनवाइटेड सेलिब्रिटीज की जाए तो उन्हें तुरंत स्कूल के गेट के अंदर एंट्री मिल रही थी, क्योंकि वो लोग ज्यादा देर तक बाहर नहीं खड़े रह सकते थे। अगर कार्तिक के बुलाए हुए सेलिब्रिटीज की बात की जाए तो वो लोग स्कूल बस से यहाँ अंदर नहीं आ रहे थे, बल्कि उन लोगों ने छोटी गाड़ी ली थी जिसे कार्तिक ने स्पेशली इन लोगों के लिए तैयार करवाया था और उसी में बैठकर ये सब लोग अंदर आ रहे थे। कार के अंदर ही एक इंडिपेंडेंट ड्रेसिंग रूम था, जिसकी वजह से सारे सेलिब्रिटीज तैयार होने में काफी कंफर्टेबल फील कर रहे थे। बाकी के सभी आर्टिस्ट स्कूल के अरेंज किए हुए ड्रेसिंग रूम में थे और वहीं पर तैयार हो रहे थे। कार्तिक की सेलिब्रिटीज और आर्टिस्ट काफी ज्यादा फेमस थे, इसीलिए वो शेयर मेकअप रूम नहीं रख रहे थे, वरना माहौल ज्यादा केओटिक बन सकता था। कार्तिक बिल्कुल नहीं चाहता था कि एयरपोर्ट पर जिस तरह से फैंस ने माहौल को टेंशन भरा कर दिया था वैसा ही कुछ यहाँ पर हो जाए, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा सिक्योरिटी भी नहीं थी और स्कूल के आसपास लोग बिना किसी सिक्योरिटी के दीवारों पर चढ़कर अंदर भी आ सकते थे। और कार्तिक बिल्कुल नहीं चाहता था कि आज के इवेंट में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी हो जाए। कार्तिक ने यह सब कुछ अपनी बहन के लिए किया था और पिछले एक हफ्ते से इन सब की तैयारी कर रहा था। ऐसे में अगर लास्ट मिनट पर कुछ गलत होता है तो कार्तिक को यह सब कुछ संभालने में बहुत मुश्किल आने वाली थी। स्कूल में प्रिंसिपल और उसकी सेक्रेटरी के अलावा ये बात किसी को भी नहीं पता थी। स्कूल में सभी लोग अभी तक नॉर्मल थे। किसी को नहीं पता था कि आज जो सेलिब्रिटी उनके सामने परफॉर्म करने आने वाले हैं वो नॉर्मल थर्ड टायर के सेलिब्रिटीज नहीं हैं, बल्कि नेशनल और इंटरनेशनल फैंस के दिलों की धड़कन हैं। वो आज यहाँ परफॉर्म करेंगी और उनके साथ साथ पूरे इंडिया की फेमस ड्रीम एंजल ग्रुप ही यहाँ पर अपना जलवा दिखाएंगे। कार्तिक को इस बात का फायदा मिल रहा था कि अभी तक स्कूल में किसी को भी ये बात नहीं बताई गई थी कि यहाँ पर कौन से सेलिब्रिटी आएंगे, ताकि बच्चों की एक्साइटमेंट को बढ़ाया जा सके और उन्हें ज्यादा जिंदा दिल रखा जा सके। कार्तिक बिल्कुल भी सेलिब्रिटीज के साथ अंदर नहीं गया था। उसने अपनी गाड़ी स्कूल के एंट्रेंस गेट पर ही रुकवा दी। उसके बाद वो बाकी लोगों की तरह नॉर्मल बिहेव करते हुए अंदर गया। कार्तिक अपना इन्विटेशन कार्ड दिखाने के लिए लाइन में ही लगा था कि तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया। इस वक्त वहां पर तानिया की माँ, उसके सौतेले पिता भी आए हुए थे और उन्हें पहले से पता था कि तानिया ने अभी तक ऋषिकेश को नहीं छोड़ा है और वो अभी भी माउंटेन सिटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ही पढ़ रही है। और तो और इन लोगों को यह भी पता था कि तानिया किसी लग्जरी विला में रह रही है। आपको क्या लगता है, क्या कोई नई मुसीबत खड़ी करेगी तानिया की माँ और उसके सौतेले? तानिया की माँ और सौतेले पिता को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया। वहीं दूसरी तरफ तानिया की माँ अभी भी अपनी बेटी से जलन महसूस कर रही थी। उसे लग रहा था कि उसने अपनी बेटी को पालने पोसने में बहुत मेहनत की है और अचानक से उसकी बेटी सब कुछ छोड़कर अपने नए परिवार के साथ शिफ्ट हो गई और पीछे मुड़कर उनकी तरफ तो देखा भी नहीं। और ये बात तानिया के परिवार को काफी बुरी लग रही थी। कार्तिक ने भले ही उन्हें 2 मिलियन रुपीस दिए थे और पहले ही अमाउंट बहुत ज्यादा बड़ी थी उनके लिए, पर कार्तिक जैसे पैसे वाले आदमी से सिर्फ उन्हें 2 मिलियन रुपीस मिले, ये बात उन्हें बहुत छोटी लग रही थी। उन्हें कार्तिक से और पैसे चाहिए थे और इसीलिए काफी टाइम से ये लोग कार्तिक को ढूंढ रहे थे। पहले भी ये लोग तानिया को स्कूल में मिलने आए थे, पर हर बार तानिया कार्तिक की गाड़ी से ही स्कूल आती थी और उसकी गाड़ी से ही चली जाती थी और बाहर भी टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े रहते थे। इस वजह से इन लोगों ने तानिया से मिलने की हिम्मत ही नहीं की। आज इन लोगों को काफी अच्छा मौका मिल गया था, क्योंकि माउंटेन सिटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के फंक्शन में बच्चों के पेरेंट्स को आना पूरी तरह अलाउड था और इसलिए तानिया के परिवार वालों को लगा कि यहाँ आकर भी आराम से तानिया से इस मामले में बात कर सकते हैं। वो लोग तानिया को इतने सालों तक पालने का पैसा लेना चाहते थे। तानिया की माँ को अपनी बेटी के दूर जाने का कोई गम नहीं था, उसे तो अभी भी सिर्फ पैसा चाहिए था। इस वक्त स्कूल की लाइन में बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। हालांकि कार्तिक आराम से इन लोगों को देख सकता था। वो तानिया के परिवार वालों से ज्यादा दूरी पर नहीं था। तानिया के परिवार से कार्तिक यहाँ आया था, इसीलिए तानिया की माँ और सौतेले पिता को किसी भी तरह का इन्विटेशन नहीं भेजा गया था और इसीलिए नेचुरली उन्हें गेट पर ही रोक दिया गया। तानिया की माँ ने गुस्सा करते हुए कहा, ये सब क्या बकवास है, आप हमें अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? ये सवाल सुनकर स्कूल गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहा, जिन लोगों के पास इन्विटेशन कार्ड नहीं है वो लोग स्कूल के अंदर नहीं जा सकते और ये हमारे यहाँ का नियम है। तानिया की माँ को ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं थी। उसने गुस्से से कहा, ये क्या बकवास लॉजिक दे रहे हो? हम लोग हर साल यहाँ आते हैं, मेरी बेटी इसी स्कूल में पढ़ती है और हमें यहाँ इस फंक्शन को अटेंड करने का पूरा हक है। इसमें इन्विटेशन कार्ड होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तानिया की माँ की बात सुनकर सिक्योरिटी गार्ड ने एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ कहा, अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपके पास इन्विटेशन कार्ड जरूर होगा और वैसे भी मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मान सकता कि आप सच में यहाँ किसी बच्चे के माँ बाप हैं। हो सकता है कि आप मुझसे झूठ बोल रहे हो। सिक्योरिटी गार्ड की ये बात सुनकर तानिया की माँ ने गुस्से से कहा, तुम तो बहुत ज्यादा जिद्दी हो। अपने आसपास के लोगों से पूछो, तुम्हारे आसपास सभी लोगों को पता है कि मैं तानिया की माँ हूँ। क्या अभी भी तुम्हें कोई सबूत चाहिए? मुझे अंदर जाने दो। सिक्योरिटी गार्ड को तानिया की माँ से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने इस एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाकी लोग क्या कह रहे हैं।
अगर इन्विटेशन कार्ड है तो अंदर जाइए, वरना साइड में खड़े हो जाइए। सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनकर तानिया की माँ तेज आवाज में आसपास के अपने कम्युनिटी के लोगों को बुलाने लगे। कम्युनिटी के सारे लोग जानते थे कि तानिया को उसका भाई अपने साथ ले गया है और इन लोगों के बीच में अंदर ही अंदर कोई बात भी हुई है। कम्युनिटी में एक साथ होने की वजह से सबको लगा कि उन्हें तानिया के माँ बाप का साथ देना चाहिए। इसलिए वहां खड़े लोग सिक्योरिटी गार्ड को कहने लगे, सिक्योरिटी गार्ड, ये लोग सच में यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के माँ बाप हैं? हम लोग इनकी गारंटी दे सकते हैं? हाँ, पिछले सालों तक तो हम लोग एक ही साथ आते थे, इस बार शायद स्कूल से कोई गलती हुई है, इसीलिए स्कूल ने तानिया के माँ बाप को इन्विटेशन कार्ड नहीं भिजवाया। सिक्योरिटी गार्ड, भाई आने दो उनको अंदर, वैसे भी इन्विटेशन कार्ड एक फॉर्मेलिटी है, हम लोग तो कितने सालों से अपने बच्चों को इसी स्कूल में भेज रहे हैं। तानिया की माँ ने जब देखा कि आसपास के सारे लोग उसका साथ दे रहे हैं तो उसने भी बहुत घमंड के साथ सिक्योरिटी गार्ड की तरफ देखते हुए कहा, सुना तुमने? मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी बेटी तानिया की पहचान कोई साधारण नहीं है। अगर तुमने अभी भी मुझे अंदर जाने से रोका तो मुझे भी नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। तानिया की माँ ने जब देखा कि उसकी बात सुनकर सिक्योरिटी गार्ड थोड़ा डर गया है तो उसने और ज्यादा उसे डराते हुए कहा, जल्दी करो, मुझे अंदर जाने दो। वैसे भी इन्विटेशन कार्ड होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे अलावा मेरे पीछे बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, बिना वजह टाइम बर्बाद मत करो। तानिया की माँ की बात सुनकर लाइन में लगे बाकी लोग भी बेसब्र होने लगे। वो और ज्यादा यहाँ इंतजार नहीं कर सकते थे और अंदर प्रोग्राम भी जल्दी ही शुरू होने वाला था, इसीलिए सबको अंदर जाने की जल्दी थी। सभी लोग लाइन में काफी देर से खड़े थे और तेज धूप होने की वजह से सबको अब थकान होने लगी थी। किसी एक वजह से वो लोग और ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। सिक्योरिटी गार्ड अकेले इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकता था, इसीलिए उसने तुरंत अपने कैप्टन को बुलाया। पूरा मामला समझने के बाद सिक्योरिटी गार्ड ने कैप्टन से पूछा, सर अब हमें क्या करना चाहिए? ये सवाल सुनकर लाइन में लगे बाकी लोग और कैप्टन कुछ बोल पाता उससे पहले ही तानिया की माँ ने उनसे कहा, आपके स्कूल में सिस्टम नाम की कोई चीज नहीं है, हम लोग यहाँ अपनी बेटी के लिए आए, आप लोग हमें अंदर ऐसे कैसे नहीं आने दे सकते? तानिया की माँ के साथ साथ उसके सौतेले पिता और आसपास खड़े उनके पड़ोसी भी अब दबाव बनाने लगे थे। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही थी और कैप्टन यहाँ हर काम के लिए रिस्पॉन्सिबल था। अचानक से इस तरह की सिचुएशन आने की वजह से उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या डिसीजन ले। असल में सबसे पहले स्कूल में इतना ज्यादा टाइट सिक्योरिटी जैसा कोई काम नहीं होता था, सब कुछ बहुत सिंपल था, पर इस बार सब कुछ काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ किया जा रहा था। स्कूल के स्टाफ और बाकी लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, पर फिर भी सामने की सिचुएशन देखकर कैप्टन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या डिसीजन ले। प्रिंसिपल ने पहले ही साफ साफ कह दिया था कि कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए और कोई भी गलत इंसान अंदर नहीं आना चाहिए, पर बाहर बढ़ती हुई भीड़ देखकर कैप्टन इन लोगों को यहाँ ज्यादा देर रुकने नहीं दे सकता था। एक तरफ तानिया के पड़ोसियों को कोई अंदाजा नहीं था कि तानिया ने अपने परिवार के साथ सारा रिश्ता तोड़ दिया है, इसीलिए ये लोग तानिया के माँ बाप का सपोर्ट कर रहे थे। कैप्टन जब खुद से डिसीजन नहीं ले पाया तो उसने प्रिंसिपल की सेक्रेटरी से इस बारे में पूछा और सेक्रेटरी ने उसे सब कुछ सही सही बता दिया और साथ ही साथ ऑर्डर देते हुए बोले, चाहे जो हो जाए पर बिना इन्विटेशन के किसी को भी अंदर नहीं आने देना है, उन सब लोगों को स्कूल गेट के बाहर रोक दो और जब तक प्रिंसिपल खुद किसी को परमिशन ना दे किसी को भी अंदर मत आने देना। सेक्रेटरी की बात सुनकर कैप्टन समझ गया कि उसे अब क्या करना है। एक बार फिर उसने तानिया के परिवार को ध्यान से देखा और अब कैप्टन का एटीट्यूड इस परिवार के लिए बदल चुका था। उसने अब बिल्कुल भी रिस्पेक्ट या प्यार से इन लोगों से बात नहीं की और थोड़ा कड़क होते हुए कहा, अगर इन्विटेशन कार्ड नहीं है तो साइड में आ जाइए, हम बाकी लोगों को नहीं रोक सकते। कैप्टन का यह एटीट्यूड देखकर तानिया की माँ थोड़ी सी घबरा गई। उसने अभी भी सवाल करते हुए पूछा कि आप हमसे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं और बिना वजह हमें यहाँ से जाने के लिए क्यों कह रहे हैं? कार्तिक इस ड्रामा को और ज्यादा नहीं देख सकता था, इसीलिए वो लाइन में से बाहर आया और एक तेज आवाज में बोला, एक्सक्यूज मी, मुझे अंदर जाने दीजिए, मैं यहाँ ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। कार्तिक पीछे खड़ा खड़ा सारा ड्रामा देख रहा था और इन लोगों की हालत पर उसे हंसी भी आ रही थी और साथ ही साथ गुस्सा भी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये लोग उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए थे, अभी भी उसकी बहन को शांति से जीने नहीं दे रहे थे। कार्तिक मन ही मन खुश हो रहा था कि सिक्योरिटी ने तानिया की माँ और उसके सौतेले पिता को अंदर नहीं जाने दिया, वरना पता नहीं आज ये दोनों स्कूल में सबके सामने क्या तमाशा करते। कार्तिक खुलकर अपनी आइडेंटिटी सबके सामने नहीं रख सकता था, इसीलिए उसे थोड़ी टेंशन हो रही थी। हालांकि स्कूल के लिए हुए डिसीजन से वो खुश था और पहले ही अंदर जाने लगा। जैसे ही तानिया की माँ ने कार्तिक को वहां देखा तो वो थोड़ी डर गई और डरते हुए सवालिया लहजे में बोली, तुम यहाँ? तानिया की माँ की आवाज सुनकर कार्तिक ने अपना सिर उठाकर इन दोनों लोगों को देखा। आज इन दोनों ही हस्बैंड वाइफ ने काफी अच्छे कपड़े पहने हुए थे। कार्तिक समझ गया था कि इन लोगों को उसके पैसे उड़ाने में कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा है। कार्तिक ने इन लोगों को देखकर एक सरकास्टिक स्माइल दी और उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड की तरफ देखते हुए कहा, मैं तानिया का भाई हूँ और उसका गार्जियन भी। सामने खड़े इन दोनों लोगों का तानिया से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए इन लोगों को गेट पर रोककर आपने अच्छा किया। इतना कहकर कार्तिक ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ इन्विटेशन कार्ड दिखा दिया। जैसे ही वहां खड़ी भीड़ ने कार्तिक की बात सुनी तो सब लोग एकदम हैरान रह गए। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा कुछ होगा। वहीं बगल में खड़े कैप्टन के चेहरे पर हैरानी साफ नजर आ रही थी। उसे प्रिंसिपल की सेक्रेटरी की कही हुई बातें समझ आ रही थी और कार्तिक के अप्रूवल के बाद तो वो खुद को खुशकिस्मत मान रहा था जो उसने बाहर खड़े इन हस्बैंड वाइफ्स को अंदर नहीं आने दिया, वरना आज उसकी नौकरी खतरे में आ जाती। जहां तक एक तरफ कैप्टन अपनी नौकरी बचाने की खुशी में खुश था तो वहीं दूसरी तरफ आसपास खड़े सारे पड़ोसियों ने ये बात सुन ली थी और सबको एक नया गॉसिप का कारण मिल गया था। हर कोई आपस में कानाफूसी करने लगा। कार्तिक जैसा अमीर आदमी तानिया का भाई है, ये बात जानने के बाद तो सब लोग तुरंत उसकी तरफ हो गए और जल्दी ही तानिया की माँ और सौतेले पिता को सुनाने लगे। हर कोई कह रहा था कि ये लोग यहाँ मुसीबत खड़ी करने आए हैं या फिर ये लोग चोर हैं। कुछ लोग तो इन्हें बच्चा चोर तक कहकर बुला रहे थे। तानिया की माँ बहुत उम्मीद से अपने पड़ोसी की तरफ देखने लगी।
पर सभी पड़ोसियों ने तुरंत अपने कदम पीछे ले लिए। उन्हें लग रहा था कि ये तानिया के परिवार का मामला है और अब उन्हें और ज्यादा बीच में नहीं बोलना चाहिए, वरना मुसीबत उनके लिए बढ़ सकती है। आसपास खड़े बाकी के सभी लोग तानिया की माँ और सौतेले पिता को खूब सुना रहे थे। कार्तिक ने एक नजर उठाकर तानिया की माँ को देखा और हंसते हुए बोला, क्या अभी भी आप हार नहीं मानेंगे? जिस दिन आपने मेरे 2 मिलियन रुपीज एक्सेप्ट किए थे, उस दिन से तानिया के साथ आपका कोई लेना देना नहीं। कार्तिक की बात सुनकर तानिया की माँ ने बहस करते हुए कहा, ये क्या बकवास किया जा रहे हो तुम? मैं तानिया की माँ हूँ, ऐसे कैसे मेरा तानिया से कोई लेना देना नहीं? तानिया की माँ का ये सवाल सुनकर कार्तिक ने उनके पास जाकर धीरे से कहा, क्या तुम सच में उसकी माँ हो? तुम्हें लगता है कि तुम माँ कहलाने के लायक हो? जैसे ही तानिया की माँ ने कार्तिक की बात सुनी तो वो एकदम चुप हो गई। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि उसे भी पता था कि उसने तानिया के साथ हमेशा बहुत बुरा व्यवहार किया था। सगी बेटी होने के बाद भी उसने तानिया को सौतेली माँ से ज्यादा सताया था। क्या तानिया की माँ अभी भी कार्तिक से पंगा लेंगी और क्या सबक सिखाएगा कार्तिक उसे? काफी ज्यादा हैरान हो गया। वहीं दूसरी तरफ तानिया की माँ अभी भी अपनी बेटी से जलन महसूस कर रही थी। उसे लग रहा था कि उसने अपनी बेटी को पालने पोसने में बहुत मेहनत की है और अचानक से उसकी बेटी सब कुछ छोड़कर अपने नए परिवार के साथ शिफ्ट हो गई और पीछे मुड़कर उनकी तरफ तो देखा भी नहीं। और ये बात तानिया के परिवार को काफी बुरी लग रही थी। कार्तिक ने भले ही उन्हें 2 मिलियन रुपीज दिए थे और पहले ही अमाउंट बहुत ज्यादा बड़ी थी उनके लिए, पर कार्तिक जैसे पैसे वाले आदमी से सिर्फ उन्हें 2 मिलियन रुपीज मिले, ये बात उन्हें बहुत छोटी लग रही थी। उन्हें कार्तिक से और पैसे चाहिए थे और इसीलिए काफी टाइम से ये लोग कार्तिक को ढूंढ रहे थे। पहले भी ये लोग तानिया को स्कूल में मिलने आए थे, पर हर बार तानिया कार्तिक की गाड़ी से ही स्कूल आती थी। यहाँ आते हैं, एक तरफ प्रिंसिपल अपनी बात कहकर चला गया था तो दूसरी तरफ कार्तिक वैनिटी वैन में पहुंच गया था। बाहर अभी भी कार्तिक के टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स सिक्योरिटी दे रहे थे। जैसे ही उन लोगों ने कार्तिक को देखा तो तुरंत उसे ग्रीट किया और दरवाजा खोल दिया। कार्तिक ने जैसे ही अंदर जाकर देखा तो उसे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। ये देखकर एक बार के लिए तो कार्तिक थोड़ा परेशान हो गया। तभी उसे दूसरे मेकअप रूम से लड़कियों के हंसने की आवाज आई और ये सुनकर वो थोड़ा रिलैक्स हुआ। कार्तिक उन लोगों से कुछ बात कर पाता उससे पहले ही अचानक उसकी नाक से खून बहने लगा। हल्का खून आने की वजह से कार्तिक भी एक बार के लिए डर गया और वो कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही वहां खड़े मेल कॉस्मेटिक आर्टिस्ट ने डरते हुए कार्तिक से कहा, सर आपको खून आ रहा है, आप ठीक तो है ना? इतना कहकर जैसे ही आर्टिस्ट कार्तिक के पास जाने लगे तो कार्तिक 2 कदम पीछे हट गया और पास में रखे हुए टिश्यू पेपर को उठाकर अपनी नाक साफ करने लगा। असल में ये सभी मेकअप आर्टिस्ट काफी अजीब दिखते थे। सभी की हेयर स्टाइल, चेहरा और कपड़े बिल्कुल किसी गे इंसान की तरह थे और ये देखकर लग रहा था कि जैसे ये सेम जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। वैसे तो कार्तिक को प्रोफेशनली ऐसे लोगों से कोई दिक्कत नहीं थी, पर फिर भी पर्सनली उसे इस तरह के लोग पसंद नहीं आते थे। वो हमेशा खूबसूरत लड़कियों के बीच में रहा था। उसकी पर्सनैलिटी भी बहुत चार्मिंग थी। ऐसे में अपने सामने किसी ऐसे लड़के को देखना जो लड़कों की तरफ ही अट्रैक्ट होता होगा, ये कार्तिक को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। इसीलिए वो तुरंत पीछे हट गया। और वहीं दूसरी तरफ जब उन आर्टिस्ट ने देखा कि कार्तिक उन्हें कुछ खास पसंद नहीं कर रहा है तो वो भी एक तरफ कोने में खड़े हो गए। कार्तिक अपने मन में सोचने लगा कि आखिर मेकअप और कॉस्मेटिक की फील्ड में मर्दों का क्या काम है? इस फील्ड में तो औरतें ज्यादा सूटेबल हैं और कार्तिक को हमेशा ही इस फील्ड में औरतों की ज्यादा आदत थी। वैसे तो वो कभी भी मेकअप या कॉस्मेटिक की दुनिया में नहीं जाता था, पर फिर भी उसे मर्दों से ज्यादा औरतें ही इस फील्ड में अच्छी लगती थी। एक बार के लिए तो कार्तिक का मन कर रहा था कि वो सभी इन मेल कॉस्मेटिक आर्टिस्ट को यहाँ से हटा दे और अपनी कंपनी में सिर्फ फीमेल आर्टिस्ट को रखे। पर जल्दी ही कार्तिक को एहसास हुआ कि कंपनी के सारे मामले साशा देखती है और उसने कुछ सोच समझ कर ही इन लोगों को रखा होगा। वो अचानक से बिना किसी कारण के इन आर्टिस्ट को हटा नहीं सकता है और फिर सबका अपना प्रोफेशन होता है। कार्तिक कैसे किसी पर उंगली उठा सकता है, वो भी तब जब पर्सनली उसे कोई पसंद नहीं आ रहा है। कार्तिक अपनी सोच में खोया हुआ था। तभी उसे वैनिटी के बाहर से कुछ अजीब आवाज सुनाई दी। ये सुनकर कार्तिक थोड़ा हैरान हुआ और तुरंत बाहर की तरफ गया। बाहर उसे कुछ अजीब से लोग दिखाई दिए, जिसमें से एक आदमी तो अपने चेहरे पर मास्क लगाकर खड़ा था और उसके चारों तरफ खूबसूरत लड़कियां थीं। कार्तिक इन लोगों को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया। उसने अपने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, ये लोग कौन है और यहाँ क्या चल रहा है? कार्तिक का सवाल सुनकर टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स ने कार्तिक को बताया, सर पता नहीं ये लोग कौन है, यहाँ आकर कह रहे हैं कि वो हमारी वैनिटी वैन को इस्तेमाल में लेना चाहता है। जैसे ही कार्तिक ने ये बात सुनी तो एकदम चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। भला कोई उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को इस्तेमाल में लेने के लिए कैसे कह सकता था? कार्तिक ने ध्यान से सामने खड़े आदमी को देखा। ये आदमी दिखने में बिल्कुल उसके मेकअप आर्टिस्ट जैसा ही था। उसकी आईब्रोज बिल्कुल लड़कियों की तरह बनी हुई थी, यहाँ तक कि चेहरे पर इसने हल्की सी लिपस्टिक लगाई हुई थी। इसके बाल भी लंबे थे, इसके कपड़े भी बिल्कुल बेढंगे थे और कुछ मिनट तक तो ये पता कर पाना मुश्किल था कि सामने खड़ा इंसान आदमी है या औरत। शुक्र था कि इस आदमी की गर्दन मर्दों जैसी थी, वरना कार्तिक डेफिनेटली इसे औरत ही समझता। कार्तिक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये आदमी क्या चाहता है और दिन दहाड़े के उसकी वैनिटी वैन को चुराने की कोशिश क्यों कर रहा था। असल में चुराने की नहीं बल्कि लूटने की कोशिश कर रहा था और इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही थी। कार्तिक अपनी सोच में खोया हुआ था। तभी उस आदमी के साथ आई एक औरत ने बहुत ही घमंड के साथ कहा, क्या तुम लोगों को अभी भी सिचुएशन समझ नहीं आई है? हम सभी लड़कियों और अजय को मेकअप करना है। हम लोग अभी तुम्हारी गाड़ी को अपने कब्जे में ले रहे हैं। अब जल्दी से साइड में हटो और हमें रास्ता दो। इस औरत की बात सुनकर कार्तिक का सिर चकराने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लोग बिना वजह उसे भिड़ने के लिए क्यों आ जाते हैं। क्या लोगों को मजा आता है उसके साथ लड़ने में, या कार्तिक इन लोगों को ड्रैकुला लगता है जो हर वक्त ये अपने सींग उठाकर लड़ने चले आते हैं?
इन लोगों की बातें सुनकर किसी ने भी इनको रास्ता नहीं दिया, बल्कि टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स तो इन लोगों को ऐसे देख रहे थे जैसे किसी बेवकूफ़ को देख रहे हों। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसा रिएक्शन दे। उसे भी ऐसा लग रहा था कि कई दिनों के बाद किसी बड़े बेवकूफ़ से वो मिला है। इन लोगों को हटते हुए ना देखकर एक लड़की ने बहुत ही तेज तैयार आवाज में कहा, क्या तुम लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है? हम सब लोग कौन कौन ग्रुप से हैं और हम सब लोग बड़े स्टार हैं। हमें स्कूल ने यहाँ इन्वाइट किया। अगर तुम लोगों ने हमारी बात नहीं मानी तो तुम लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा। इन लोगों की बातें सुनकर कार्तिक को इतना तो समझ में आ गया था कि ये लोग स्कूल के सीनियर स्टूडेंट्स के बुलाए हुए सेलिब्रिटी हैं। और रही बात इस कुनकुन ग्रुप और इसके सिंगल स्टार अजय की, तो इस आदमी को सेलिब्रिटी कहना बहुत ही जल्दबाजी होगी, क्योंकि इसने अभी अभी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ज्वाइन की थी और इसकी पॉपुलैरिटी भी बहुत ज्यादा थी नहीं। ये लड़का अजय माउंटेन सिटी यानी ऋषिकेश में काफी फेमस था और सिंगिंग करना और डांस करना इसका पैशन था। इसी जुनून में इसने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली थी और अपने आप को एक बड़ा स्टार समझने लगा था। अभी तक ये कोई सुपरस्टार बना भी नहीं था और अभी से इसके तेवर संभाले नहीं जा रहे थे। और इसी वजह से स्कूल में आने के बाद जब उसने ड्रेसिंग रूम देखा तो इसे स्कूल का ड्रेसिंग रूम बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे लग रहा था कि ये तो बहुत छोटी जगह है, उसके जैसे सुपरस्टार के लिए कुछ बड़ा होना चाहिए। जबकि सच तो ये था कि स्कूल ने इन लोगों को तैयार होने के लिए एक काफी अच्छा कमरा दे दिया था, वो भी स्कूल की सिंसियरिटी थी, वरना एक स्कूल में इससे ज्यादा अरेंजमेंट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ये स्कूल काफी पुरानी थी और इसकी बिल्डिंग भी काफी पुरानी हो चुकी थी, जिसकी वजह से अजय को ये जगह पसंद नहीं आ रही थी। अजय को तो हर हाल में एक लग्जरी रूम चाहिए था जिसमें वो आराम से तैयार हो सके और अपनी परफॉर्मेंस दे सके। अजय अच्छे अरेंजमेंट के लिए यहाँ के स्टाफ को देख ही रहा था कि तभी उसने वैनिटी वैन में से कुछ मेकअप आर्टिस्ट को बाहर निकलते हुए देखा। ये सभी मेकअप आर्टिस्ट बॉलीवुड के जाने माने कॉस्मेटिक आर्टिस्ट थे और इन लोगों को यहाँ पर देखकर अजय काफी ज्यादा हैरान हो गया। इन लोगों के ड्रेसअप सेंस, हेयर स्टाइल और चाल ढाल काफी हाई क्लास थी और नॉर्मल मेकअप आर्टिस्ट इनकी बराबरी कभी नहीं कर सकते थे। अजय के साथ जो मेकअप आर्टिस्ट आए थे उनके पास फिलहाल करने के लिए कुछ भी नहीं था, इसीलिए वो लोग साइड में खड़े होकर सिगरेट फूंक रहे थे। सच बात तो ये थी कि अजय एक बार के लिए काफी ज्यादा हैरान हो गया था। जब उसने इन वैनिटी वैन को स्कूल के लैंड पर देखा तो उसके लिए विश्वास कर पाना मुश्किल था कि वो किसी स्कूल में खड़ा है या फिर किसी फिल्म की शूटिंग की साइट पर। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक स्कूल अपनी जिंदगी में वैनिटी वैन को भी अरेंज कर सकता है, वो भी इतनी ज्यादा लग्जरी और मॉडिफाइड। दूर से देखने पर यह डबल डेकर वैनिटी वैन काफी ज्यादा आलीशान लग रही थी और अंदर से इसका कहना ही क्या था। इस वैनिटी वैन में आराम से खाना बनाया जा सकता था। आलीशान 2 से 3 कमरे थे जहां पर लोग रह सकते थे और साथ ही साथ अच्छा बाथरूम और एक छोटा सा बार भी था। इन सब के अलावा भी इस वैनिटी वैन में एक से बढ़कर एक लग्जरी कॉस्मेटिक रखा हुआ था और साथ ही साथ एक से बढ़कर एक ब्रांडेड ड्रेसेस थी। इन सब के अलावा भी खाने पीने का खूब सारा सामान था। ऐसा लग रहा था जैसे चलते फिरते किसी 5 स्टार होटल में आ गए हों। अजय को लग रहा था कि ये सब कुछ स्कूल ने अरेंज किया है और इसीलिए वो इतना ज्यादा एक्साइटेड था और हुक्म चलाकर बात कर रहा था। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं था कि ये वैनिटी वैन उसके लिए है भी या नहीं। उसे तो लग रहा था कि जो भी यहाँ पहले आएगा उसे ही ये वैनिटी वैन मिलेगी। अजय और उसके साथ आई हुई लड़कियों ने स्कूल वालों की एक्सप्लेनेशन को सुनना जरूरी नहीं समझा। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे अगर वो तुरंत इस वैनिटी वैन में नहीं गया तो कोई और उसकी जगह अंदर चला जाएगा और उसे उस पुराने कमरे में जाकर तैयार होना पड़ेगा। अभी तक अजय ने खुद कुछ भी नहीं कहा था, सारी बातें उसकी असिस्टेंट और उसके साथ आई हुई लड़कियां ही कर रही थी। तभी एक लड़की ने अपने बाकी असिस्टेंट से कहा, जल्दी करो, मेकअप का सारा सामान अंदर रखो, ये सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव है, कुछ भी टूटना नहीं चाहिए। जैसे ही कार्तिक ने इन लोगों की बातें सुनी तो हैरान होते हुए उनके सामने आया और बोला, क्या सामान अंदर रखो? क्या तुम जानते भी हो ये वैनिटी वैन किसकी है? भगवान ने आंखें दी हैं तो उसका इस्तेमाल करो। इन लोगों की मनमानी देखकर कार्तिक को काफी ज्यादा हैरानी हो रही थी और वहीं दूसरी तरफ कार्तिक की बातें सुनकर वहां खड़ी एक फीमेल सबऑर्डिनेट ने चिल्लाकर एक तरह से कार्तिक से कहा जैसे किसी ने उसके साथ कुछ कर दिया हो। उस लड़की ने अपने बालों को गुस्से से स्ट्रेट करते हुए कहा, तुम्हें किसने हक दिया हमसे ये सवाल पूछने का? इस वैनिटी वैन को हमने पहले देखा है और हम ही अंदर जाएंगे। अजय को देर हो रही है, अंदर जाकर तैयार होने दो, उसे मेकअप भी करना है। जैसे ही कार्तिक ने इस लड़की की आवाज सुनी और इसकी बदतमीजी देखी तो वो खुद को रोक नहीं पाया और जोर जोर से हंसने लगा और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग दुनिया में इतने ज्यादा सरफिरे कैसे हो सकते हैं और इन लोगों की अक्ल घास चरने चली जाती है क्या? कार्तिक ने एक नजर अजय की तरफ डाली और उसके बाद जोर जोर से हंसते हुए कहा, इसे अभी और भी मेकअप करना है। जितना मुझे दिख रहा है इसने पहले से बहुत मेकअप किया हुआ है, इसके चेहरे पर आधे इंच की मेकअप की परत लगी हुई है और अभी भी इसे मेकअप करना है। इतना कहकर कार्तिक जोर जोर से हंसने लगा। कार्तिक यहीं पर नहीं रुका, इतना करने के बाद उसने कुछ इस तरह की बातें कह दी जो एक गे इंसान को रिप्रेजेंट करती हो। कार्तिक ने उसके फिगर और चाल ढाल को लेकर भी मजाक बनाया, जिसे सुनकर अजय और ज्यादा गुस्से में आ गया। अजय ने कार्तिक पर जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरा मजाक बनाने की? क्या तुम जानते नहीं हो मैं कितना बड़ा सुपरस्टार हूँ? इतनी तेज चिल्लाने की वजह से अजय के चेहरे पर जो मेकअप लगा हुआ था वो अचानक से खराब हो गया और ये देखकर कार्तिक वापस तेज तेज हंसते हुए बोला, मैंने कहा था ना तुमने ऑलरेडी इतना मेकअप किया हुआ है कि तुम्हें और मेकअप की क्या जरूरत है? इतना कहकर कार्तिक जोर जोर से हंसने लगा। कार्तिक के पीछे खड़े हुए टाइगर सिक्योरिटी गार्ड भी खुद को हंसने से रोक नहीं पाए, वो लोग भी अजय का मजाक उड़ाने लगे। आपको क्या लगता है, क्या कार्तिक और अजय की बातें जाएंगी नेक्स्ट लेवल पर? और कैसे ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अजय ने गुस्से में उन सब लोगों से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की? तुम जानते भी हो मेरे 10 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं, लोग मेरी एक झलक पाने के लिए मरते हैं।
क्या तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है जो तुम बिना वजह मुझसे उलझ रहे हो? मेरे एक इशारे पर इस स्कूल का प्रिंसिपल तुम्हें यहाँ से निकाल सकता है। इतना कहकर अजय जोर जोर से गुस्से में सांस लेने लगा। हालांकि उसका गुस्सा कार्तिक और उसके बॉडीगार्ड पर कोई असर नहीं कर रहा था। उनका एटीट्यूड अभी भी वैसा ही था। कार्तिक को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आज वो किस बेवकूफ से मिल रहा है। भला इतनी हाई सिक्योरिटी होने के बाद भी और इतनी अच्छी वैनिटी वैन देखने के बाद भी इस बेवकूफ को समझ में क्यों नहीं आ रहा कि वो जिससे उलझ रहा है वो कोई आम आदमी नहीं है। कार्तिक ने खुद को रिलैक्स करते हुए एक बार फिर से अजय से कहा, देखो ये प्राइवेट कार है, स्कूल की नहीं। तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है, तुम वहां जाओ जहां तुम्हारे लिए अरेंजमेंट किए गए। कार्तिक की यह बात सुनकर अजय ने फिर से गुस्सा करते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोटा दिखाने की? स्कूल में किसकी इतनी औकात है जो मेरे अलावा वैनिटी वैन को बिलोंग कर सके? और तुम्हें देखकर लगता भी नहीं है कि तुम इस वैनिटी वैन के आसपास खड़े होने के लायक भी हो। अजय की बात सुनकर कार्तिक एकदम से चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये बेवकूफ आदमी अपना दिमाग कहां छोड़ कर आया है। अगर इस सो कॉल्ड सेलिब्रिटी ने अपनी लिमिट क्रॉस की तो शायद कार्तिक अपने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड को इसे मौत के मुंह में उतारने से रोक नहीं पाएगा। कार्तिक को भी काफी गुस्सा आ रहा था। उसका तो मन कर रहा था कि वो एक ही बार में मुक्का मारकर इस आदमी का मुंह तोड़ दे। पर शायद आज कार्तिक किसी बैटलफील्ड में नहीं खड़ा था, वो स्कूल के अंदर था। उसे सब कुछ मैनेज करना था और अपनी बहन को खुश रखना था, वरना अभी तक वो कब का इस आदमी को तो गायब करवा चुका होता। कार्तिक कोई मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहता था, पर उसके सामने खड़ा ये बेवकूफ आदमी कुछ समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। कार्तिक और अजय की तू मैं सुनकर अभी तक स्कूल के कुछ बच्चे भी वहां इकट्ठा हो गए थे, जिनमें ज्यादातर लड़कियां थी। जैसे ही इन लड़कियों की नजर अजय पर गई तो सभी क्रेजी फैंस की तरह एक्साइटेड हो गई और एक के बाद एक अपनी अपनी बातें कहने लगी। देखो वो कुनकुन ग्रुप का लीडर अजय है ना? हाँ ये तो वही है। ओह माय गॉड, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ ना? हाय कितना सोना है यार, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं इतने पास से देख पा रही हूँ उसे। जल्दी चलो चलकर हम अजय का ऑटोग्राफ लेते हैं, और मुझे तो उसके साथ फोटो भी खिंचवानी है। मुझे ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। कुछ लड़कियां तो इतना ज्यादा डेस्परेट हो गई थी कि जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, आई लव यू अजय, आई लव यू, प्लीज मैरी मी। जैसे ही कार्तिक ने इन स्टूडेंट्स को अजय के लिए इतना ज्यादा क्रेजी होते हुए देखा तो उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। वो एकदम चुप हो गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि स्कूल की इतनी समझदार और पढ़ी लिखी लड़कियां एक बेवकूफ और पैदल दिमाग वाले सेलिब्रिटी के पीछे इतना पागल कैसे हो सकती हैं। कार्तिक को मन ही मन इस आदमी पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये टपोरी जैसा दिखने वाला आदमी इन लड़कियों को हैंडसम कैसे लग रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इन सभी क्रेजी फैंस को देखकर भी अजय ने अपना गुस्सा कम नहीं किया, बल्कि इन लड़कियों को भी एक कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ देखने लगा। यहाँ तक कि इन लोगों की बातें सुनकर उसने झूठी मुस्कान तक नहीं दी। कार्तिक खुद एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री चलाता था, इसीलिए जानता था कि सेलिब्रिटीज के लिए अपनी पोजीशन को मेंटेन करना काफी ज्यादा जरूरी होता है। खास करके पब्लिक फिगर होने की वजह से उन्हें अपने पर्सनल इश्यूज को एक तरफ रखना पड़ता है और अपने फैंस के लिए हमेशा मुस्कुराते रहना पड़ता है। जबकि अजय तो बिल्कुल उल्टा कर रहा था। ना ही तो वो इन लड़कियों को देखकर मुस्कुरा रहा था और ना ही इन्हें अप्रिशिएट कर रहा था, बल्कि वो तो गुस्से से इन्हें देख रहा था। हालांकि कार्तिक की हैरानी तब और ज्यादा बढ़ गई जब इन क्रेजी फैंस ने अजय के इस एटीट्यूड को भी सीरियसली नहीं लिया, बल्कि खुद को इस तरह इग्नोर होते हुए देखने के बाद भी ये लड़कियां अभी भी यही सब बातें कर रही थी। हाय गुस्से में कितना ज्यादा अच्छा लगता है ना, मुझे इसका यही तो एटीट्यूड पसंद है, तभी तो मैं इसके लिए इतना पागल हूँ। ये किसी बड़ी कंपनी का डोमिनेटिंग सीईओ लगता है। इसका एटीट्यूड तो देखो यार, मुझे तो सच में पागल कर रहा है। जैसे ही कार्तिक ने इन लड़कियों की बातें सुनी तो उसका दिमाग चक्कर खाने लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक बेवकूफ सेलिब्रिटी के साथ साथ बेवकूफ फैंस भी हो सकते हैं। कार्तिक को तो ऐसा लग रहा था जैसे आजकल की सभी लड़कियां बैड बॉयज को ही पसंद करती हैं। उन्हें सीधे सीधे और स्मार्ट लड़के पसंद ही नहीं आते। कहीं ना कहीं कार्तिक को अजय से जलन हो रही थी और वो मन ही मन खुद को अजय का कॉम्पिटिटर समझ रहा था। कार्तिक को ऐसा लग रहा था जैसे बेवकूफ़ी कोई फैलने वाली बीमारी है, इसीलिए जो लोग उसके आसपास होते हैं वो सब उस बीमारी से इन्फेक्टेड हो जाते हैं। जैसे कि अभी अभी ये स्कूल की लड़कियां इन्फेक्टेड हुई हैं। यही सोच के कार्तिक ने 2 कदम पीछे लिए और अजय से थोड़ा दूर हो गया। वहीं दूसरी तरफ स्कूल की इन लड़कियों की तो एक्साइटमेंट खत्म ही नहीं हो रही थी। अब इन लोगों ने डायरेक्ट अजय से बात करनी शुरू कर दी थी। अजय तुम सच में यहाँ आए हो? सच में हम लोग बहुत ज्यादा खुशनसीब हैं। वैसे तुम्हें इस वक्त स्टेडियम में होना चाहिए था, फिर तुम यहाँ पार्किंग लॉट में क्या कर रहे हो? तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम कहीं जा रहे हो। क्या तुम हमारे लिए परफॉर्म नहीं करने वाले हो? इन सभी लड़कियों को ऐसा लग रहा था जैसे अजय कहीं जा रहा है और इसी वजह से वो अभी तक तैयार नहीं हुआ है। ये बात सोचकर ही इन लड़कियों को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। जब इन लड़कियों ने देखा कि अजय और उसके साथ साथ आई हुई टीम अपने अपने बैग्स कंधे पर टांगे पार्किंग लॉट में खड़े हैं, तो ये सोचकर इन लोगों का डाउट बढ़ने लगा। इन लड़कियों का सवाल सुनकर भी अजय ने इन्हें कोई जवाब नहीं दिया और अपनी गर्दन को थोड़ा ऊपर उठाकर आसमान की तरफ देखने लगा। तभी अजय की एक असिस्टेंट ने कार्तिक की तरफ इशारा करते हुए कहा, हम सब लोग मेकअप करने ही जा रहे थे, पर इस वैनिटी वैन में हमें जाने ही नहीं दिया जा रहा है। जैसे ही आसपास खड़ी लड़कियों ने ये बात सुनी तो वो लोग गुस्से से भर गई और कार्तिक को गुस्सा करते हुए कहने लगे, तुम कौन हो और कहां से आए हो? और हमारे सुपरस्टार अजय को वैनिटी वैन इस्तेमाल क्यों नहीं करने दे रहे हो? तुम जल्दी से साइड में हटो, अजय को जाने दो, उसे लेट हो रहा है। अगर तुम्हारी वजह से परफॉर्मेंस में लेट हुआ ना तो इसके जिम्मेदार तुम सिर्फ और सिर्फ तुम होंगे। कार्तिक को इस वक्त लड़कियों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर फिर भी उसने खुद को शांत करते हुए इन लड़कियों से कहा, देखो ये मेरी गाड़ी है और मैं इसे किसी और को क्यों दूं? कार्तिक की बात सुनकर अजय के असिस्टेंट ने बहुत ही घमंड के साथ कहा, क्योंकि स्कूल में जो मेकअप रूम अजय के लिए तैयार करवाया है वो उसके लिए सूटेबल नहीं है। अजय से बड़ा सुपरस्टार यहाँ पर कोई और है नहीं। अगर वो इस्तेमाल नहीं कर सकता तो फिर कोई और कैसे कर सकता है? जैसे ही कार्तिक ने इस लड़की की बात सुनी तो उससे और ज्यादा कंट्रोल नहीं हुआ और उसने गुस्से में कहा, अपनी ये बातें बचाकर रखो किसी और के लिए, और वैसे भी तुम जैसे सेलिब्रिटी को देखने से अच्छा है कि दुनिया में सेलिब्रिटी ना हो।
मैंने तुम्हारे बारे में कभी नहीं सुना। क्या तुमने आज से पहले कोई बड़ा शो किया है? जैसे ही कार्तिक ने अपनी बात कही तो वहां खड़ी हुई उन फीमेल गर्ल्स ने नाराज होते हुए कार्तिक से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की? अजय लाखों लड़कियों के दिलों की धड़कन है। ही इज अ नेशनल हस्बैंड। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अजय को नीचे दिखाने की? क्या तुम्हें पता भी है वो कितनी मेहनत करता है? उसने अपने आप को यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ किया है। अभी और इसी वक्त अजय से माफी मांगो वरना तुम्हें स्कूल से निकलवा देंगे हम। कार्तिक जैसे जैसे इन लड़कियों की बातें सुन रहा था वैसे वैसे उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई जा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे इन बेवकूफ लड़कियों से बात करनी भी चाहिए या नहीं। एक निहायती बेवकूफ लड़का जो इस दुनिया में इतना ज्यादा फेमस भी नहीं हुआ है, अभी से खुद को शाहरुख खान समझ रहा था और स्कूल की ये सभी लड़कियां उसके पीछे पागल थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि ये लड़कियां बिना कुछ भी जाने बस कार्तिक पर इल्जाम लगाए जा रही थी और उसी की तरह ही बेवकूफों वाली बात कर रही थी। फाइनली कार्तिक को समझ में आ गया था कि बेवकूफ फैंस किसे कहते हैं और वो मन ही मन काफी ज्यादा हंस रहा था। तभी एक तेज आवाज उन सबके कानों में सुनाई दी, यहाँ पर क्या हो रहा है और ये शोर शराबा क्यों मचा रखा है? ये कोई और नहीं बल्कि रिद्धिमा थी, जिसने अचानक से वैनिटी वैन से बाहर आकर सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। रिद्धिमा के इतनी तेज चिल्लाने की वजह से साइड में जा रहे बहुत सारे मेल फैंस ने उसकी आवाज सुन ली थी और रिद्धिमा को यहाँ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। रिद्धिमा का चेहरा, उसकी पर्सनालिटी और स्टाइल से इंडिया में हर कोई वाकिफ था और सबको पता था कि रिद्धिमा ड्रीम एंजल ग्रुप की सिंगर है। रिद्धिमा! वहां खड़ी लड़कियों के ग्रुप ने एक साथ तेज आवाज में शॉक्ड होकर चिल्लाते हुए कहा। इस वक्त रिद्धिमा को अपने सामने देखकर अजय भी काफी ज्यादा हैरान था। रिद्धिमा कार्तिक की कंपनी में आने से पहले एक यूट्यूबर थी, जिसकी वजह से वो घर घर में काफी ज्यादा फेमस हो चुकी थी और हर कोई उसे दूर से भी देखकर पहचान लेता था। ड्रीम एंजल ग्रुप में होने की वजह से रिद्धिमा का टेम्परामेंट और भी ज्यादा अट्रैक्टिव था। अभी तक जो लड़कियां अजय के बारे में बातें कर रही थी और उसके बारे में क्रेजीनेस दिखा रही थी, वो सब एकदम से चुप हो गई। जैसे ही उन्होंने अपने सामने रिद्धिमा को देखा, अभी तक तो अजय की भी हालत खराब हो गई थी। अजय अभी तक खुद को एक डोमिनेटिंग सीईओ की तरह दिखा रहा था, पर जैसे ही उसने रिद्धिमा को अपने सामने देखा तो वो एकदम से पिघल गया और अपनी आंखों को बड़ी करके हैरानी से रिद्धिमा की तरफ देखने लगा। स्कूल में अभी तक फंक्शन शुरू नहीं हुआ था, इसीलिए बहुत सारे लड़के पार्किंग लॉट में आकर खड़े हो गए थे और काफी देर से अजय और इन फीमेल फैंस की बातें सुन रहे थे। हालांकि जैसे ही इन लोगों ने रिद्धिमा की आवाज सुनी और आसपास की लड़की और लड़के रिद्धिमा रिद्धिमा कहकर चिल्लाने लगे, तो ये लोग सब भूल गए और रिद्धिमा की तरफ आगे चले आए। लड़कियां ज्यादातर हमेशा हैंडसम और गुड लुकिंग एक्टर्स को पसंद करती हैं और लड़के ज्यादातर हमेशा लड़कियों को पसंद करते हैं। इसी वजह से जब इन लड़कों ने रिद्धिमा को देखा तो इनके एक्शन एकदम तेज हो गए और ये सब कुछ करना भूल गए और दौड़ते हुए रिद्धिमा की तरफ आने लगे। इन सब लोगों को देखकर कार्तिक ने नाराज होते हुए कहा, रिद्धिमा तुम बाहर क्यों आई? रिद्धिमा को अपने सामने देखकर एक बार तो सारे लोग चुप हो गए, पर अगले ही पल सभी लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे। कार्तिक और टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स काफी ज्यादा डर गए थे। उन्हें डर था कि एयरपोर्ट जैसा सीन यहाँ क्रिएट ना हो जाए, इसीलिए अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये लोग कोई भी सख्ती नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये सारे स्कूल स्टूडेंट्स थे। आपको क्या लगता है अब क्या करेगा कार्तिक? कैसे बचाएगा? इसमें बातें करने लगे, ये तो फेमस यूट्यूबर रिद्धिमा है ना? ओह माय गॉड, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, हमारे स्कूल ने रिद्धिमा को भी यहाँ इन्वाइट किया। मैं मान ही नहीं सकता। अगर रिद्धिमा यहाँ आई है तो ड्रीम एंजल ग्रुप की बाकी लड़कियां भी आई होंगी। जरूर इस महंगी वैनिटी वैन में रिद्धिमा और ड्रीम एंजल के अलावा और भी लड़कियां होंगी। आज मैं सबसे ऑटोग्राफ लूंगा। लगता है आज भगवान ने मुझे छप्पर फाड़ के अपनी सेलिब्रिटी से मिलने का मौका दिया और मैं इसे बिल्कुल नहीं गवा सकता। आज तक तो मैं हमेशा इस स्कूल को कोसता रहता था क्योंकि यहाँ के टीचर मुझे पढ़ने के लिए मजबूर करते थे, पर आज मैं पहली बार बड़ा खुश हूँ यार। मैंने माउंटेन सिटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल को चुना है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि जाते जाते ये स्कूल मुझे इतना बड़ा तोहफा देने वाले। अभी तक जहां स्कूल की ज्यादातर लड़कियां अजय को देखकर क्रेजी हो चुकी थी, तो वहीं दूसरी तरफ सभी लड़के रिद्धिमा को देखकर पागल हो चुके थे। उनका पागलपन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और वो सब लोग भागते हुए रिद्धिमा की तरफ आने लगे। जैसे ही कार्तिक ने ये देखा तो उसने शॉक होते हुए रिद्धिमा से कहा, जल्दी करो अंदर जाओ, तुम्हें नहीं लगता कि तुम बिना वजह मेरे लिए मुसीबत बढ़ा रही हो? रिद्धिमा को सभी लड़के चारों तरफ से घेरने वाले थे और टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स भी यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं थे। कार्तिक ने लिमिटेड लोगों को ही यहाँ बुलाया था। अगर सिचुएशन बड़ी होती है तो टाइगर सिक्योरिटी गार्ड इसे संभाल नहीं पाएंगे। ये देखकर कार्तिक का सिर चकराने लगा था। उसने जल्दी से रिद्धिमा का हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती वैनिटी वैन के अंदर लेकर आ गया और कसकर दरवाजा बंद कर दिया। और जाने से पहले उसने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड से कहा कि तुरंत वो लोग सिचुएशन को संभाले। असल में टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स एक साथ 10 लोगों को संभाल सकते थे, पर दिक्कत ये थी कि ये सभी लोग स्टूडेंट्स थे और स्कूल स्टूडेंट्स पर किसी भी तरह की मारपीट करना इन लोगों को शोभा नहीं देता था। ना तो कार्तिक स्टूडेंट्स पर हमला करवा सकता था और ना ही रिद्धिमा और बाकी फीमेल आर्टिस्ट को चोट पहुंचाने दे सकता था। इसीलिए उसने तुरंत वैनिटी वैन की ड्राइविंग सीट पर बैठे बॉडीगार्ड से कहा कि वो मौका देखकर गाड़ी को पार्किंग लॉट से बाहर निकाले और बाकी सभी टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स धीरे धीरे इन लोगों को संभालने लगे। सभी स्टूडेंट्स रिद्धिमा तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, पर टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स ने कसकर एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे और किसी को भी आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ से अचानक से भगदड़ हो चुकी थी। अजय भी रिद्धिमा को देखने के बाद सब कुछ भूल गया था। उसे तो हर हाल में रिद्धिमा के साथ फोटो खिंचवानी थी और बात करनी थी। अजय ने लगभग तेज आवाज में चिल्लाते हुए वहां सभी लोगों से कहा, मैं एक सुपरस्टार हूं, मुझे रिद्धिमा से पहले मिलना है, सब लोग साइड में हटो। अजय ने यह बात कही तो भी किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया और रिद्धिमा तक पहुंचने की कोशिश करने लगे। अचानक से हुई इस भीड़ की वजह से किसी बच्चे ने गलती से अजय को धक्का दे दिया और अजय नीचे जमीन पर गिर गया। उसके पूरे चेहरे पर मिट्टी लग चुकी थी और आते जाते सभी लोगों के जूते उसके मुंह और पेट पर छप रहे थे। अजय बार बार चिल्ला रहा था कि कोई उसे उठाए, पर किसी ने उस पर ध्यान तक नहीं दिया। पास में खड़ी फीमेल फैंस अभी भी जोर जोर से चिल्ला रही थी और अजय को बचाने की कोशिश कर रही थी, पर इन छुई हुई लड़कियों से कुछ नहीं हो रहा था। वो तो बस भीड़ के बहाव के साथ इधर उधर बह रही थी।
अजय एक बार रिद्धिमा से मिलना चाहता था, भले ही उसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आए हुए काफी टाइम हो गया था, पर आज तक वो अपनी जगह नहीं बना पाया था जो कि रिद्धिमा की इस इंडस्ट्री में थी। वो भले ही लोगों को कहता फिरता था कि वो एक सुपरस्टार है, पर असल में उसे एक स्टार कहना भी गलत था और ये बात अजय खुद भी जानता था। आज बहुत ही मुश्किल से और अनजाने में उसे रिद्धिमा जैसे सुपरस्टार से मिलने का मौका मिल गया था, पर इतनी जल्दबाजी में ये मौका भी उसके हाथ से निकल गया। जहां एक तरफ स्कूल के लड़के रिद्धिमा और बाकी एक्ट्रेसेस से मिलना चाहते थे, तो वहीं दूसरी तरफ कार्तिक ने तुरंत वैनिटी वैन को उस जगह से हटवा दिया था, और जिससे स्कूल के बच्चे ज्यादा दूर तक उनका पीछा नहीं कर पाए और सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा। सारे फैंस काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए थे और वहीं दूसरी तरफ अब जाकर उनका ध्यान अजय की तरफ गया था। उसे जमीन पर से उठाया गया और उठते ही अजय ने डरते हुए कहा, आज तो मेरी जान ही चली जाती है, ये क्या पागलपन था। इतना कहकर अजय खुद को संभालने लगा और अपने चेहरे पर लगी हुई डस्ट को साफ करने लगा। वैनिटी वैन को स्कूल के मेन रोड पर लाने के बाद कार्तिक तुरंत वैनिटी वैन से बाहर आकर तानिया को ढूंढने लगा। हालांकि तभी अचानक से अजय ने उसे रोक लिया और बहुत ही घमंड के साथ बोला, तुम यहीं रुक जाओ, तुम्हें यहाँ से जाने के लिए किसने कहा। अजय की बात सुनकर कार्तिक काफी ज्यादा कंफ्यूजन में इधर उधर देखने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आया और उसने हैरान होते हुए पूछा, क्या तुम मेरी बात कर रहे हो। कार्तिक का यह सवाल सुनकर अजय के असिस्टेंट ने बहुत ही प्राउड से कहा, अजय तुमसे बात करना चाहते हैं, यही बहुत बड़ी बात है, तुम बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हो। लोग अजय की एक झलक पाने के लिए तरसते हैं और वहीं अजय तुमसे खुद बात कर रहा है, खुद को खुशकिस्मत समझो। कार्तिक अब इन बेवकूफों से थक चुका था। उसने बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हुए कहा, क्या तुम पागल हो। नहीं, एक्चुअली पागलों का एक ग्रुप लेकर चल रहे हो, इडियट्स। जैसे ही अजय के असिस्टेंट ने कार्तिक की ये बात सुनी तो उसने गुस्सा करते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम लोगों को डांटने की, तुम्हें क्या लगता है कहीं के राजा महाराजा हो। कार्तिक कुछ बोल पाता उससे पहले ही अजय ने अपने असिस्टेंट को आगे कुछ भी बोलने से रोक दिया और कार्तिक की तरफ देखते हुए कहा, तुम जरूर रिद्धिमा के स्टाफ मेंबर हो, क्योंकि तुम कुछ देर पहले से उसके साथ खड़े थे, तुम्हारे पास उसका कॉन्टैक्ट नंबर जरूर होगा, जल्दी से मुझे उसका कॉन्टैक्ट नंबर दो। जैसे ही कार्तिक ने अजय की बात सुनी तो उसने अजय की खिल्ली उड़ाते हुए हंसते हुए कहा, क्या कहा, रिद्धिमा का कॉन्टैक्ट नंबर दूं? क्यों, कौन हो तुम, तुम्हें क्या लगता है कि रिद्धिमा तुमसे बात करना चाहेगी। कार्तिक की बात सुनकर अजय के साथ आई हुई फीमेल असिस्टेंट कार्तिक को कुछ कहना चाहती थी, पर इस बार भी अजय ने उसे रोक लिया। अजय ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कार्तिक से कहा, मैं जानता हूं तुम्हें पैसे चाहिए, एक बार रिद्धिमा का नंबर मुझे दे दो, उसके बाद तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा। जैसे ही कार्तिक ने अजय की बात सुनी तो थोड़ा हैरान होते हुए कहा, क्या तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, क्या तुम बहुत अमीर हो। कार्तिक के सवाल पर अजय ने इतराते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मेरी कॉन्ट्रैक्ट फीस कितनी होगी। एक फिल्म में रोल करने के लिए मुझे 2 करोड़ रुपए मिलते हैं, इतने पैसे तुमने अपनी जिंदगी में देखे भी नहीं होंगे। अजय की बात सुनकर कार्तिक ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो, एक काम करो, पहले 2 करोड़ मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, जैसे ही मुझे रिसीव का टेक्स्ट आएगा मैं तुरंत तुम्हें रिद्धिमा का नंबर दे दूंगा। जैसे ही अजय ने कार्तिक की बात सुनी तो उसके आधे शब्द उसके मुंह में ही रह गए और उसने बौखलाते हुए कहा, तुम मुझे। अजय को लगा था कि कार्तिक उससे बड़ी अमाउंट मांगेगा, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि कार्तिक अचानक से अपना इतना बड़ा मुंह खोल देगा और सीधे 2 करोड़ रुपए मांग लेगा। एक झटके में 2 करोड़ रुपए देना कोई मजाक था क्या। असल में रिद्धिमा का नंबर लेने के लिए अजय 2 करोड़ रुपए देने को भी तैयार था, पर दिक्कत यह थी कि उसके पास इतने पैसे ही नहीं थे। वो तो बस कार्तिक को बहलाने की कोशिश कर रहा था। भले ही अजय काफी टाइम पहले इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आ गया था, पर अभी अभी उसने एक एंटरटेनमेंट कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था और अपनी परफॉर्मेंसेस और बाकी एक्टिंग से उसे जो भी पैसा मिलता था वो बड़े पोर्शन में सब लोगों में बट जाता था। और अभी तक अजय उतना ज्यादा फेमस नहीं हुआ था, उसे 2 करोड़ रुपए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के तौर पर मिलने लगे। इसीलिए कार्तिक के एक साथ इतने पैसे मांगने पर अजय ब्लैंक माइंड हो गया था। कार्तिक भी ये बात समझ गया था, इसीलिए उसने हेल्पलेस फील करते हुए अजय से कहा, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो बिना वजह ये बड़ी बड़ी बातें करना बंद करो। अगर इसी तरह हवा में उड़ते रहे तो किसी दिन की हवा का झोंका तुम्हें आसमान से उठाकर जमीन पर गिरा देगा। कार्तिक की कही ये बातें अजय को इस वक्त गुस्सा भी दिला रही थी और उसे अपनी हरकत पर शर्म भी महसूस हो रही थी। अजय के साथ आई हुई लड़कियां भी इस वक्त अपनी हरकत पर थोड़ी शर्म महसूस कर रही थी। इनमें से कुछ लोग अभी भी कार्तिक से लड़ना चाहते थे। हालांकि कार्तिक का स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब सुनकर और उसका एटीट्यूड देखकर इन लोगों की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि कार्तिक की आंखों में इस वक्त एक अलग ही कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से अजय खुद को कार्तिक के सामने अचानक से ही काफी छोटा महसूस करने लगा। उसे कार्तिक के सामने खड़े रहने में भी शर्म आ रही थी। इस वक्त कार्तिक और अजय दोनों ही एक दूसरे को घूर कर देख रहे थे। दोनों का टेम्परामेंट एक दूसरे को टक्कर दे रहा था, पर सच तो ये था कि कार्तिक के इस एटीट्यूड और टेम्परामेंट के सामने अजय दिल ही दिल में घबराहट महसूस करने लगा था। उसका दिल कमजोर पड़ रहा था और उसे महसूस हो रहा था कि कार्तिक के सामने वो कुछ भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक इसे अपनी जीत समझ रहा था और उसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। कुछ देर तक इसी तरह एक दूसरे को घूरने के बाद जल्दी ही एम्बैरेसमेंट से अजय ने अपनी आंखें नीचे झुका ली और कार्तिक ने एक सरकास्टिक स्माइल देते हुए उसकी तरफ देखा और फिर वो आगे बढ़ गया। अगर बात माउंटेन सिटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के स्टेडियम की जाए तो ये स्कूल रोमन कोलोसियम की तरह ही दिखाई देता था और ये हाई स्कूल एक स्टैंडर्ड कोलोसियम मॉडल में बनी हुई थी। ऑडियंस कोलोसियम के चारों तरफ आराम से बनने लगा था और लोग पैसे बचाने के लिए और स्कूल को एक नए तरीके से डिजाइन देने के लिए इस तरह का स्टेडियम बनाते थे ताकि इसे आगे चलकर प्ले फील्ड की तरह काम में लिया जा सके। इस स्कूल में जो स्टेडियम बना हुआ था वहां पर आराम से 30,000 लोग बैठ सकते थे। कार्तिक जैसे ही स्टेडियम में एंटर हुआ तो उसने चारों तरफ लोगों से भरे हुए इस स्टेडियम को देखा, जिसमें एक अलग ही जोश दिखाई दे रहा था। साथ ही साथ वहां पर एक बड़ा बोर्ड भी लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था कि क्या हमारे स्कूल के बच्चे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम अच्छे से दे पाएंगे। इसके अलावा भी अलग अलग तरह के बैनर जगह जगह पर लगाए गए थे।
जो स्कूल के बच्चों को मोटिवेट करने और उन्हें कॉन्फिडेंस देने के लिए लगाए गए थे। इस स्कूल से पास आउट बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर फ्लावर बकेट भेजे हुए थे, जिससे ये जगह और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। स्टेडियम का पूरा स्टेज बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया था और यहाँ पर वेस्टर्न और इंडियन दोनों डेकोरेशन का कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा था। कार्तिक अपने इन्विटेशन कार्ड पर लिखे हुए सीट नंबर को फॉलो करते हुए उस एरिया की तरफ चला गया। वैसे तो कार्तिक पार्किंग एरिया की तरफ से आया था, इसीलिए उसे घूम कर जाना चाहिए था, पर अभी तक स्टेडियम में स्कूल के बच्चे आकर बैठना शुरू नहीं हुए थे, जिसकी वजह से कार्तिक आराम से धीरे धीरे चलकर अपनी जगह तक चला गया और वहां जाकर बहुत आराम से बैठ गया। कार्तिक ने देखा कि कुछ बच्चे आने शुरू हो गए हैं, इसीलिए कार्तिक बेसब्री से अपनी बहन के आने का इंतजार करने लगा। जल्दी ही स्कूल के बच्चे भी लाइन में लगकर अपने पेरेंट्स के साथ आने लगे। इस वक्त जिन बच्चों को फेयरवेल दिया जा रहा था, ये सभी बच्चे ज्यादातर अपने माँ बाप के साथ आ रहे थे। ये देखकर तानिया के साथ आ रही गोलू ने तानिया से पूछा, तानिया तुम्हारे भैया कहाँ हैं? वो अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए? तानिया आज भी अकेली जा रही थी। ये देखकर गोलू को अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए उसने ये सवाल पूछा था। आपको क्या लगता है, क्या तानिया को पता चल जाएगा कि उसके पेरेंट्स यहाँ आए थे? और क्या स्कूल के एंट्रेंस गेट पर आज तानिया के माँ बाप के साथ जो कुछ भी हुआ था वो भी देख लिया था? और कहीं ना कहीं वो लोग तानिया के भाई कार्तिक से काफी ज्यादा इंप्रेस दिख रहे थे, इसीलिए उन्होंने तुरंत कहा, हमने देखा था गोलू तानिया के बड़े भाई को जब हम लोग स्कूल एंट्रेंस गेट पर अपना इन्विटेशन कार्ड दिखा रहे थे। वैसे तो गोलू के पिता तानिया को ये बात बताना चाहते थे कि उन्होंने अभी अभी एंट्रेंस गेट पर तानिया की माँ और उसके सौतेले पिता को देखा था, पर अचानक ही गोलू की माँ ने इशारे से ये बात कहने से मना कर दिया था। तानिया को भी अभी तक इस बारे में कुछ नहीं पता चला था, इसलिए गोलू के मम्मी पापा ने इस बात को उसे बताना सही नहीं समझा। दूसरी तरफ तानिया ने इन लोगों की बातें सुनकर इनसे कहा, मुझे पता है कि कार्तिक भैया यहाँ आ चुके हैं, पर कुछ देर पहले तक वो मुझसे मिले तो थे। उन्होंने कहा कि वो भी स्कूल देखना चाहते हैं और मैं भी अपने काम में बिजी थी, इसीलिए हम लोग बाद में मिलेंगे। तानिया की बात सुनकर गोलू ने उससे कहा, वो तो ठीक है, पर मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार भैया को कॉल कर लेना चाहिए, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, बाद में जाकर तुम्हारे भाई को कहीं सीट ना मिली तो। गोलू की बात सुनकर तानिया ने हंसते हुए कहा, उसकी चिंता मत करो तुम, भैया के पास इन्विटेशन कार्ड है और उस कार्ड पर सीट नंबर लिखा हुआ है। इतना कहकर अपना इन्विटेशन कार्ड दिखाकर तानिया स्टेडियम के अंदर आ गई। इस वक्त बहुत सारे बच्चे थे जो तानिया की क्लास के थे। वो लोग आपस में बातें कर रहे थे। तुम्हें पता है इस बार अजय भी यहाँ परफॉर्म करने के लिए आया है? क्या तुम सच कह रही हो? तुम्हें इस बारे में कैसे पता? स्टेडियम के पीछे जो खाली जगह पड़ी है ना, वहाँ पर थोड़ी देर पहले अजय बहुत सारे लोगों से मिला था। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। इसमें एक्साइटेड होने वाली बात क्या है? अजय और उसकी टीम को यहाँ पर विद्या के पेरेंट्स ने इन्वाइट किया और पूरे फंक्शन में अजय उसी को एनकरेज करे और सबसे ज्यादा उस पर ही ध्यान देगा। हमारा उसे कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही दूसरी लड़की ने ये बात सुनी तो उसने सवाल करते हुए पूछा, विद्या, क्या तुम विद्या ठाकुर की बात कर रही हो, जिसके परिवार के पास बहुत सारे पैसे? मैंने तो सुना है कि उसकी फैमिली एक डेवलपर है। हाँ, मैं उसी की बात कर रही हूँ। उसका परिवार बहुत अमीर है शुरू से ही। वो तो उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, इसीलिए वो हमेशा अपने परिवार के पैसों के दम पर मन में आए वो करती है। वरना तू जानती है ना, अभी तक उसकी फैमिली उसे किसी बड़े स्कूल में भेज देती, पर अपने कैरेक्टर की वजह से वो हमेशा वहां से निकाली जाती है। हाँ, तो इसमें क्या बड़ी बात है, होगा पैसा उसके परिवार के पास। पर देखा नहीं तूने कैसी मोटी भैंस लगती है वो, और हमारे अजय से तो कुछ ज्यादा ही इन्फ्लुएंस है। उसे तो डर भी नहीं लगता हमारे इतने हैंडसम अजय को डराने से। एक मिनट, ये हमारा अजय क्या लगा के रखा है? अजय सिर्फ मेरा है, वो मुझ जैसी ब्यूटी से ही प्यार कर सकता है। इसका मतलब तू मुझसे मेरा होने वाला पति छीनना चाहती है? अगर तूने ऐसा किया ना तो मैं तेरे बाल नोच लूंगी, ध्यान रखना। इतना कहकर ये दोनों दोस्त आपस में जोर जोर से हंसने लगी और खेलने लगी। और उनके पेरेंट्स जो बगल में ही बैठे हुए थे, उन्होंने जैसे ही इन लड़कियों की बकवास बातें सुनी तो उन्हें गुस्सा आ गया। आपस में बहुत सारे लोग थे, इसीलिए वो चुपचाप थे, वरना कब का सबके सामने अपनी बेटियों को भी थप्पड़ मार चुके होते। इन दोनों लड़कियों के पेरेंट्स चाहते थे कि इस उम्र में ये लड़कियां बहके ना और पूरा दिन सेलिब्रिटीज की बातें ना करती रहे। उनके पेरेंट्स चाहते थे कि जल्दी ही इनका जो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, ये दोनों लड़कियां उस पर ध्यान दें और बॉयफ्रेंड बनाने की जल्दबाजी ना करे। तानिया काफी देर से इन लोगों की बातें सुन रही थी। उसने ना समझी में अपना सिर हिलाते हुए कहा, इसमें क्या इतराने वाली या जलन महसूस करने वाली बात है? इतने ज्यादा पैसे खर्च के किसी भी सेलिब्रिटी को बुलाना और फिर उसके मुंह से दो चार शब्द कहलवाना पूरी तरह से पैसों की बर्बादी है। पता नहीं आजकल के लोग पैसों को इतना इजी क्यों लेते हैं। गोलू जो तानिया के साथ चल रही थी, उसने तानिया की बात सुनकर उससे कहा, तुम ना उन लड़कियों में से हो जो खुद तो अंगूर खा नहीं सकती और तुम्हें लगता है कि अंगूर खट्टे हैं। हम गरीब लोग हैं यार, हम लोगों के लिए सेलिब्रिटीज को स्कूल फंक्शन में देखना ही बहुत बड़ी बात है। तानिया ने जैसे ही गोलू की बात सुनी तो कुछ सोचते हुए अपनी गर्दन हिलाकर बोली, तो क्या सच में तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो? तानिया की बात सुनकर गोलू हाँ में अपना सिर हिलाना चाहती थी, पर अचानक ही उसने मना करते हुए बार बार ना में अपना सिर हिलाना शुरू कर दिया। तानिया ने उसे ऐसी हरकत करते हुए देखकर थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोला, तुम्हें हो क्या गया? तानिया ने जैसे ही ये सवाल पूछा तो गोलू ने अपने मन की बात रखते हुए कहा, देखो हम अभी गरीब परिवार के बच्चे और तुम अब गरीब नहीं रह गए हो। तुम कार्तिक मित्तल की बहन हो और एक बहुत बड़े खानदान की बेटी हो, और मुझे तो लगता है तुम इस विद्या ठाकुर से तो कहीं गुना ज्यादा अमीर हो। गोलू की बात सुनकर तानिया ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, तो इसमें क्या हो गया? इस बात पर गोलू ने समझाते हुए कहा, क्या हो गया से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम में और विद्या में बहुत अंतर है। उसने एक नॉर्मल सेलिब्रिटी को बुलाया है जिस पर वो इतना इतरा रही है, पर तुम्हारे भैया के पास तो बहुत पैसे हैं ना, और तुम्हारे स्टेटस के हिसाब से तुम किसी इंटरनेशनल सुपरस्टार को बुला सकती हो। गोलू की बात सुनकर तानिया को हंसी आ गई और उसने मना करते हुए कहा, मैं कभी भी इन सुपरस्टार्स के पीछे नहीं भागती हूँ, और तुमने अभी जो कहा उस बारे में मैंने ज्यादा सोचा भी नहीं है। वैसे भी मुझे ये सब कुछ टाइम वेस्ट लगता है। तानिया की बात सुनकर गोलू ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत ज्यादा बोरिंग हो? अब तो तुम्हारे पास इतने पैसे आ गए हैं, अब क्यों तुम हमेशा इतनी कंजूसी करती रहती हो? तुम्हें देखकर कोई कहेगा नहीं कि तुम किसी बहुत बड़े घर की बेटी हो। गोलू की बात सुनकर तानिया ने बस हल्की सी मुस्कान दे दी और आगे कुछ नहीं कहा।
फिर भी एक सरकास्टिक आवाज अचानक से उन लोगों के कानों में पड़ी। तुमने सही कहा, कुछ लोग चाहे कितने भी अमीर हो जाएं, पर फिर भी हमेशा गरीबों की तरह ही रहेंगे। चाहे वो कितने ही ब्रांडेड कपड़े पहन ले और कितने ही ब्रांडेड जूते पहन ले, रहेंगे हमेशा लो क्लास सोच वाले ही। अचानक ही तानिया ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने विद्या ठाकुर खड़ी थी और वही ये सारी बातें कह रही थी। लोग कहते थे कि विद्या किसी बड़े परिवार से आती है, हालांकि अभी जिस तरह के शब्द विद्या इस्तेमाल में ले रही थी वो डायरेक्ट तानिया को गुस्सा दिलाने के लिए काफी थे। पर फिर भी तानिया इस लड़की से उलझना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने तुरंत अपना सिर आगे घुमा लिया और चुपचाप खड़ी रही। वहीं दूसरी तरफ विद्या की बात सुनकर गोलू थोड़ा गुस्सा हो गई थी, क्योंकि एक लड़की उसकी बेस्ट फ्रेंड का मजाक उड़ा रही थी। पर उसकी बेस्ट फ्रेंड हमेशा की तरह आज भी शांत थी और कुछ नहीं कह रही थी। इसका मतलब ये नहीं था कि गोलू भी कुछ नहीं कहेगी। गोलू ने तुरंत पीछे मुड़कर उस लड़की से कहा, विद्या तुम क्या कहना चाहती हो? तुम हम लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हो ना? गोलू की बात सुनकर विद्या ने तुरंत ही एटीट्यूड के साथ कहा, नहीं, मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखा रही हूँ, बल्कि मैंने तो तुम्हें कभी देखा ही नहीं। एक चावल का चलता फिरता बोरा लगती है तो दूसरी सूखी हुई रोटी। बहुत अच्छी जोड़ी है तुम दोनों की। विद्या की बात सुनकर गोलू को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से से फटते हुए विद्या से कहा, मैं तुम्हारा ये बकवास एटीट्यूड और ज्यादा बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम लोगों को नीचा दिखाती हो क्योंकि तुम्हारे पास पैसे हैं, पर क्या तुम्हें पता है कि तुम किस तरह की दिखती हो? कभी खुद को आईने में देखा है तुमने? किसी मेंढक की तरह दिखती हो जिसकी आंखें बाहर निकली हुई हैं और तुम इतनी ज्यादा बुरी दिखती हो कि जितना कोई बुरा नहीं दिखता। हर वक्त अपने पैसों के घमंड से भरी रहती हो, इसलिए तुमसे कोई बात नहीं करता। और इतना कहकर गोलू वॉमिट करने की एक्टिंग करने लगी। कहीं ना कहीं ये बात विद्या के दिल में लग गई, क्योंकि ये बात सच थी कि विद्या काफी अमीर घराने से थी और बहुत लग्जरी लाइफ जीती थी। अपना मुंह खोलने से पहले ही उसे सब कुछ अपने हाथों में मिल जाता था। पर एक चीज थी जिसकी कमी उसके पास हमेशा से थी, वो थी खूबसूरती। दिखने में वाकई विद्या कुछ खास सुंदर नहीं थी, इसलिए उसका अमीर होने का भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि एडल्ट एज में ज्यादातर लड़के लड़कियां खूबसूरत लोगों की तरफ ही आकर्षित होते थे, जबकि विद्या सच में किसी मेंढक की तरह दिखती थी जिसकी आंखें बाहर निकली हुई थी। गोलू ने अभी अभी उसे बदसूरत और भद्दा कहा था, ये वाकई बात सच थी। वो दिखने में काफी ज्यादा बदसूरत थी जितना कोई इंसान हो सकता था, और दिखने में वो एवरेज से भी कम थी। और ये विद्या की सबसे बड़ी कमजोरी थी। जब से विद्या बड़ी हुई थी तब से उसने कई बार इंडिया के बेस्ट प्लास्टिक सर्जन के पास जाने की कोशिश भी की थी, पर विद्या के पेरेंट्स ने प्लास्टिक सर्जन के पास जाने से उसे रोक दिया था, क्योंकि इस उम्र में लड़कियों की स्किन काफी कच्ची होती है। ऐसे में प्लास्टिक सर्जरी की वजह से चेहरा खराब भी हो सकता था। इस वजह से विद्या हमेशा खिंची खिंची रहती थी, और आज तो गोलू ने सीधे उसकी इसी कमजोरी पर वार किया था, जिस वजह से विद्या अंदर तक हिल गई थी। और तो और गोलू ने ये बात थोड़ी तेज कही थी, जिसकी वजह से विद्या के क्लासमेट ने भी ये बात सुन ली थी। भले ही किसी में भी खुलकर विद्या के सामने हंसने की हिम्मत नहीं थी, पर फिर भी ज्यादातर सभी बच्चे अपने मुंह पर हाथ रखकर हंस रहे थे। ज्यादातर सभी बच्चों ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया हुआ था और हंसने की वजह से उनके कंधे बार बार उचक रहे थे, और ये बात विद्या साफ साफ देख रही थी। अगले ही पल विद्या का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसका मन करने लगा था कि अभी तो वो गोलू का मुंह तोड़ डाले। हालांकि गोलू का भारी शरीर होने की वजह से वो विद्या जैसी दो लड़कियों को एक साथ काबू में कर सकती थी, और इस बात का एहसास होते ही विद्या ने तुरंत गोलू को मारने का आइडिया छोड़ दिया। और अचानक ही गोलू को देखकर विद्या के दिमाग में कुछ आया और उसने तेज तेज हंसना शुरू कर दिया, और जोर से हंसते हुए बोली, मानना पड़ेगा तुम्हारी हिम्मत को। खुद को देखने के बाद भी तुमने मुझ पर कमेंट करने की हिम्मत की। तुम्हारे इस मोटे पेट को देखकर मुझे नहीं लगता कि तुम अपने इस हाथी जैसे पेट को इस जिंदगी में कम कर पाओगे। इसके लिए तुम्हें 2-3 जिंदगियां और लगेंगी। जैसे ही गोलू ने विद्या की बात सुनी तो उसने तुरंत गुस्सा करते हुए कहा, तुम। हालांकि गोलू आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही विद्या ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, तुम सच में बहुत मोटी हो और तुम इस बात को छुपा नहीं सकती हो। इस बार विद्या ने काफी ज्यादा रूड तरीके से बात कही थी। आसपास के स्टूडेंट्स ने जब ये बात सुनी तो वो लोग जोर जोर से इस बात पर हंसने लगे। असल में आसपास जितने भी बच्चे खड़े थे वो किसी की भी टीम में थे नहीं, बस उन्हें हंसने के लिए कंटेंट मिल रहा था, जिस पर वो लोग खुलकर हंस रहे थे। उनके मन में किसी के लिए कोई डाउट नहीं था, और ना ही वो किसी को कुछ खास पसंद करते थे। ये सब लोग यहाँ तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हुए थे, और जो भी इन्हें ज्यादा अच्छे से हंसा रहा था उसकी बात पर ये लोग हंस रहे थे। आपको क्या लगता है, क्या तानिया देगी अपनी बेस्ट फ्रेंड गोलू का साथ?